देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर। यस मैम, यस मैम। अच्छा देखो, हम लोग एपीजीपी जो है ये चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने जीपी लास्ट दिन स्टार्ट किया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने 13 तक शायद कंप्लीट किया था। हम एक बार चेक कर लेते हैं 14 से। हाँ ये देखो 13 तक हम लोगों ने किया था, अभी 14 से 24 तक हम लोग करेंगे। इसमें दो क्वेश्चन मैंने बाकी रखा हुआ है, वो एकदम एंड में हम लोग करेंगे। तो पहला देखो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर, तो ये हटा देते हैं, ये हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। देखो यहाँ पर बोला है इफ यू सेव 1 पैसा टुडे, ठीक है, अगर हम लोग आज 1 पैसा सेव करते हैं, 2 पैसा द नेक्स्ट डे, 4 पैसा द सक्सीडिंग डे एंड सो ऑन, और अगर इसी तरीके से चलता जाए, देन योर टोटल सेविंग्स, तो हम लोग का टोटल सेविंग्स कितना होगा इन 2 वीक, यानी कि 2 हफ्ते में हम लोग का टोटल सेविंग्स कितना हो सकता है, अगर हम लोग पर डे 1 पैसा, सेकेंड मतलब पर डे नहीं, फर्स्ट डे 1 पैसा, सेकेंड डे 2 पैसा, नेक्स्ट डे 4 पैसा, ऐसा करके अगर हम लोग सेव करते जाते हैं, तो 2 वीक में कितना सेविंग्स हो जाएगा। मतलब हम लोग को इसको लिखना चाहिए ऐसे, तो हमें समझ में आएगा। फर्स्ट डे हम लोगों ने सेव किया 1 पैसा, सेकेंड डे 2 पैसा, ऐसा क्वेश्चन में बोला है ना, देखो ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। और उसके बाद बोल रहा है नेक्स्ट डे 4 पैसा, ठीक है, नेक्स्ट डे 4 पैसा, तो उसके बाद कितना होगा एंड सो ऑन बोला है, तो उसके बाद कितना होना चाहिए, अगर 1 उसके बाद 2 उसके बाद 4, तो ये लिंक कैसे बन रहा है, तो नेक्स्ट डे कितना होना चाहिए, और दो दो टर्म बताओ क्या क्या हो सकता है। अगर 1 पैसा, नेक्स्ट डे 2 पैसा एंड आफ्टर दैट 4 पैसा, तो ये जो है इनका सेविंग्स का जो पैटर्न है वो देख के क्या लग रहा है, नेक्स्ट डे कितना सेविंग्स होगा फिर। एक तो पैटर्न तो बन रहा है ना, तो वही पैटर्न के हिसाब से बोलो नेक्स्ट डे कितना सेविंग्स होना चाहिए। बोलो, पैटर्न तो दो ही हो सकता है, इधर एपी और जीपी, तो ये क्या है। मेरा आवाज तो आ रहा है ना सबको। हम पूछ रहे हैं कुछ तुम लोगों से। अगर फर्स्ट डे 1 पैसा, सेकेंड डे 2 पैसा, थर्ड डे 4 पैसा, तो नेक्स्ट डे कितना होगा, ये है मेरा क्वेश्चन। नेक्स्ट डे कितना पैसा होगा, क्या लगता है, बोलो नेक्स्ट डे कितना पैसा होगा। कोई गेस, कुछ भी, कुछ तो समझ में आएगा या कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, इतना सारा पॉइंट हो गया। तुषार का शायद आवाज नहीं आ रहा। बोलो नेक्स्ट डे कितना पैसा होगा। मैम 8 होगा। 8 होगा, करेक्ट 8 होगा, ठीक है 8 होगा। अच्छा ये 8 क्यों हो रहा है, ये देखो एक्चुअली देखो 1 पैसे से 2 पैसा कैसे हुआ, मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 से 4 कैसे हुआ, मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर 4 से 8 कैसे हुआ, मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। अगर तुम लोग इसमें +2 लगाते हो तो भी देखो तुम लोग को लगेगा, ये देखो +2 से तो होने वाला है नहीं, ये देखो यहाँ पर अगर प्लस सोचते हो तो यहाँ 1 प्लस करने से 2 हुआ, लेकिन 2 में 1 प्लस करने से तो 3 आता है, 4 तो आता नहीं है। तो इसका मतलब ये आंसर क्या हो जाएगा, ये जीपी का मतलब सीरीज बन गया, कि अगर हम लोग पहले दिन 1 पैसा, सेकेंड डे 2 पैसा, नेक्स्ट डे 4 पैसा, तो उसके बाद हम लोग का 8 पैसा होगा, क्योंकि लिंक जो है हम लोगों का कैसे बन रहा है, मल्टीप्लीकेशन बाई 2। और जब मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ये हम लोग का क्या बन गया, ये एक जीपी सीरीज बन गया, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं दिया है, यहाँ पर हमें कुछ लैंग्वेज में दिया हुआ ना, इसको में समझना है, ऐसा डायरेक्ट कुछ नहीं दिया है, इतना नंबर टर्म बता, तो ऐसा कुछ नहीं बोला है। फिर बोल रहा है देन योर टोटल सेविंग्स, बोल रहा है टोटल सेविंग्स बता दो 2 हफ्ते का, मतलब क्या पूछ रहा है, ये ऐसे करते करते 2 वीक में मान लो हम लोगों ने यहाँ पर जितने भी पैसा जमा कर लिए, कितना पैसा बन रहा है वो पूछ रहा है, टोटल सेविंग्स यानी क्या पूछ रहा है ये बताओ। मतलब कितना सारा टर्म हमें निकालना पड़ेगा, टोटल सेविंग्स मतलब 1 पैसा, फिर 2, फिर 4, फिर 8, ऐसे करके ही ना टोटल सेविंग्स आएगा, तो क्या निकालने के लिए बोल रहा है टोटल सेविंग्स का मतलब। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। टोटल सेविंग्स का मतलब क्या निकालने के लिए बोल रहा है।
अरे टोटल सेविंग्स मैंने यहाँ लिख के भी तो दिखाया, देखो मन नहीं है तुम लोग का शायद पढ़ने में। बोलो टोटल सेविंग्स मतलब क्या, क्या निकालना है? अगर पूछा जाए कि आज 1 पैसा, कल 2 पैसा, फिर 4 पैसा, 8 पैसा करके जमा करते हैं, टोटल सेविंग्स मतलब क्या निकालना है? जब कभी अगर तुम लोग जो है पैसा जमा करते हो, ठीक है, अभी तो कितना अलग अलग जो है मतलब स्ट्रक्चर मिलता है। पहले तो वो होता था मिट्टी का जो बना हुआ रहता था, उसमें सब पैसा जमा करते थे, फिर उसको फोड़ते थे, फिर उसमें से पैसा निकाल के टोटल करते थे, तब तो पता चलता था टोटल कितना पैसा जमा हुआ है। तो टोटल मतलब क्या होता है? क्या पता, अगर हम 1-2 के बच्चे को भी पूछते तो कुछ ना कुछ तो एडिशनल मुझे वगैरह जरूर। सबका। हाँ, तो मुझे लगता है ये अगर मैं एक 1-2 के बच्चे को भी बता मतलब बैठा के पूछ लेना, तो वो कुछ ना कुछ तो बता ही देगा। तुम लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हो, क्यों? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सम पूछ रहा है, सम कितने, कितना तक का सम निकालना है? सम मतलब तो एस एन होता है, तो यहाँ पर एस एन कितना होगा? एन मतलब नंबर ऑफ टर्म। अब यहाँ पर 2 वीक का बोला है हमें टोटल पैसा बताने के लिए, तो एस ऑफ कितना निकालना पड़ेगा? 2 वीक मतलब कितना दिन? मुझे लगता है मुझे यही पढ़ाना चाहिए, 2 वीक मतलब 14 14 हाँ बोलो। 2 वीक्स ना, हाँ 14। हाँ, तो 2 वीक मतलब 14, हम सोच रहे हैं अभी हम यही सब पढ़ाएंगे। 2 वीक मतलब 14 डेज, 1 नहीं, ईयर मतलब by 365। 8 weeks। तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे हो। a इंटू आर टू दी पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई r माइनस वन, ये निकालना पड़ेगा ना हम लोग को, एस एन निकालना पड़ेगा। पैसा जमा करते करते 14 डेज में कितना पैसा हो जाता है, वही तो पूछ रहा है। अगर पूछ रहा है 2 वीक में कितना पैसा हो रहा है, तो 14 डेज में। तो ये सीरीज 14 तक जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पर इस सीरीज में a बताओ कितना है, r बताओ कितना है। n तो हमें पता चल गया 14 है, a बता दो कितना है, r बता दो कितना है। मैंने लास्ट दिन सिखाया, a मतलब फर्स्ट टर्म, फिर से बोल रहे हैं, r मतलब एनी टर्म बाय प्रीवियस टर्म। बताओ a और r कितना होगा? A1 R2। हाँ, a1 r2 हो जाएगा, एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, ये हो गया। तो ये 1 और यहाँ पर 2 टू दी पावर n मतलब 14 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, बस इतना सा तो टास्क है। तुम लोग कुछ बोलोगे नहीं, ऐसा लग रहा है कि गलत हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो गलत होने पे मैंने कभी कुछ बोला ही नहीं है तुम लोग, कोशिश तो करो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अच्छा, ये 1 1 कैंसिल आउट करते हैं, ये कहाँ गायब हो गया? -1 16 383 16 383, ठीक है। आंसर चेक करते हैं। आंसर ऐसा कुछ नहीं है, ये देखो 163.83 है। बोल सकते हो ऐसा क्यों है? ये हम लोग का आंसर आया 16383, बट आंसर है 163.83। ये कैसे 163.83 होगा बोल सकते हो? ये भी बचपन वाला चीज ही है। मैम आंसर रुपीज में है। हाँ, आंसर रुपीज में है ना, ये तो पैसे में निकला है, तो कितने से डिवाइड करना चाहिए? 100, 100 से होगा ना? यस मैम। तो 100 से डिवाइड करोगे, ये देखो हो गया 163.83। 1 पैसा मतलब 100 पैसा यानी 1 रुपी हो जाएगा, तो डिवाइड कर दो, हो गया। सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 15। अच्छा, 15 16 मैंने बोला था स्किप करने के लिए, अभी हम लोग 17 नंबर करेंगे। 17 नंबर में बोला है द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म, यानी एस ऑफ 20, सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म ऑफ ए जीपी, किसी एक जीपी सीरीज का 20 टर्म का सम इज 244 टाइम्स द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स। तो सम ऑफ इस फर्स्ट 10 टर्म को अगर हम लोग एस ऑफ 10 लिख ले, और सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म को समझने के लिए एस ऑफ 20 लिख ले। अब इसको अगर हम लोग रीड करें तो क्या हो रहा है? एस ऑफ 20 ऑफ ए जीपी इज 244 टाइम्स ऑफ एस ऑफ 10।
तो बोल रहा है कि 20 टर्म्स का सम और 10 टर्म्स का सम जो है उसमें एक लिंक है। बोल रहा है कि 20 टर्म्स का सम जो है वो 10 टर्म के सम से 244 टाइम्स ज्यादा है। तो अगर इक्वेशन बनाना हो, हम लोग इससे एक इक्वेशन बना सकते हैं ना। जैसे देखो, एस ऑफ 20 और एस ऑफ 10 में एक लिंक है। बोल रहा है कि एस ऑफ 20 इज 244 टाइम्स ऑफ एस ऑफ 10, मतलब 244 हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे भी देखो एस 20 का वैल्यू ज्यादा होगा देन एस 10, ठीक है, क्योंकि 20 टर्म्स का एडिशन ऑब्वियसली ज्यादा होगा, 10 टर्म्स का एडिशन कम होगा। तो इसका मतलब अगर जो मतलब दोनों को इक्वल करना है तो बोल रहा है कितना ज्यादा है, बोल रहा है 244 टाइम्स, तो 244 यहीं पर इंटू होना चाहिए, तभी तो जाके दोनों बैलेंस होगा। तभी तो जाके दोनों बैलेंस होगा, अदरवाइज तो बैलेंस नहीं होगा ना। तो हम लोग इस तरीके से इक्वेशन बना सकते हैं। द कॉमन रेशियो पूछा है, कॉमन रेशियो यानी आर, आर पूछ रहा है, कॉमन रेशियो यानी कि आर पूछ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एस ऑफ 20 जो है वो 244 इंटू एस ऑफ 10 हो जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग को बोल रहा है कि आर निकालना है, तो एस ऑफ 20 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटू आर टू दी पावर 20 माइनस 1। ठीक है, क्योंकि हमें ए आर तो नहीं पता, एन पता है तो एन लिख लिया, एन 20 है, आर माइनस 1 इधर लिखेंगे। 244 जैसा है वैसा लिख दिया, ए आर टू दी पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। ठीक है, अब ये देखो, ये इक्वेशन बनाने आना चाहिए। बहुत से लोगों को लगता है ये 244 किधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एस 20 और ये मतलब इक्वल के इधर उधर लिखने का मतलब है इक्वल की इधर भी जितना वैल्यू होना चाहिए इधर भी उतना वैल्यू होना चाहिए, तभी ना इक्वल का कोई मायने होता है। ठीक है, इक्वल तभी होगा अगर दोनों साइड बराबर है। ठीक है, दोनों साइड अगर बराबर है, तो यहाँ अगर S20 है, यहाँ S10 देंगे तो इधर ही तो कम है। और वैसे भी लैंग्वेज पढ़ो, लैंग्वेज पढ़ने से समझ में आएगा। दिस वन इज 244 टाइम्स ऑफ S10, तो ये 244। ठीक है, ऐसे होना चाहिए। तो ये हम एक बार फिर से बता दिए मिडिल में, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा जो है ये समझ में नहीं आता है कि कैसे इसका इक्वेशन हमें बनाना चाहिए। गुड मॉर्निंग मंस। गुड मॉर्निंग मानसी। आवाज नहीं जा रहा, चलो देखो, अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। a डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 इधर भी है, a डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 इधर भी है, दोनों साइड से हटा दो। ठीक है, दोनों साइड से हम लोग इसको हटा सकते हैं, तो हम लोग के पास क्या बचेगा, आर टू दी पावर 20 माइनस 1 इक्वल टू 244 इंटू आर टू दी पावर 10 माइनस 1, ये बचेगा। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन कैसे करना है, इसको हम लोग एक काम करते हैं, आर रिलेटेड जो भी डेटा है उसको एक साइड में लेके आते हैं, तो उसको हम लोग इधर लेके आ जाते हैं। ठीक है, अब ये बचा इधर 244। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो अगर तुम लोग को याद है लास्ट दिन मैंने तुम लोग को एक फॉर्मूला सिखाया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब हम लोग एलजेब्रा सीखते हैं तो ये सब फॉर्मूला हम लोग सीखते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। अभी देखो हम लोग फिर से इसका यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो, ऑप्शन को देख के, लेकिन इसमें ना टाइम लगेगा। देखो √3 के जैसा ऑप्शन दिया हुआ है, तो √3 से कैलकुलेशन अगर कर पाते हो तो अच्छा है। √3 को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई वगैरह करके हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। देखो, अगर कोई फॉर्मूला एकदम ही भूल जाते हो तो मेरे पास एक ऑप्शन है जिससे कर सकते हो। लाइक देखो, अगर ऑप्शन ए हम लोग का आंसर होता है दैट इज प्लस माइनस √3, तो हम लोग इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, पहले हम बिना फॉर्मूले के बताते हैं। प्लस माइनस √3 का मतलब है प्लस √3 भी है एज वेल एज माइनस √3 भी है। तो पहले प्लस √3 को अगर हम लोग आर में पुट करते हैं, आर में क्यों पुट करें, क्योंकि हम लोग को तो आर ही पूछा है। कॉमन रेशियो का मतलब आर, यानी जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं वो आर से रिलेटेड ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो आर हो जाएगा √3, तो √3 टू दी पावर 20 माइनस 1, हम लोग देखते हैं कितना आता है। √3 टू दी पावर 10 माइनस 1 करने से कितना आता है, क्या बोल पाओगे तुम लोग, √3 टू दी पावर 20 कितना आएगा, 3 टू दी पावर, लास्ट दिन सिखाया था ना, बोलो 3 टू दी पावर कितना आएगा। √3 को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, दो बार √3 मतलब, दो बार √3 मतलब एक बार 3, तो एक बार √3 मतलब 1/2, तो 20 टाइम्स √3 मतलब 3 टू दी पावर कितना होगा, आधा, 10।
और यहाँ पर हो गया 3 टू दी पावर, ये कितना हो जाएगा 5, आधा कर दो -1। अब कैलकुलेटर लो और कैलकुलेटर पे चेक करो कि 3 टू दी पावर 10 कितना होता है और 3 टू दी पावर 20। तो ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1, तो ये हो गया 59048। और यहाँ पर 3 टू दी पावर 5 ये कितना हो जाएगा 2 3 4 5 243, ठीक है 243 -1 मतलब 242, ठीक है। अब हम लोग डिवाइड करके देखेंगे कि हम लोग का मैच हो रहा है कि नहीं। 59048 डिवाइडेड बाय 242, तो देखते हैं 244 आ रहा है। मतलब तुम लोग इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, मेरा बात समझ में आया। अगर ऑप्शन से चेक करोगे तो तुम लोग का ये आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब -√3 से भी होगा कि नहीं चेक करके देख सकते हो जाएगा। अगर -√3 लेते हो, क्योंकि ये इवन नंबर है तो ये 3 टू दी पावर 10 ही होगा, और ये भी इवन नंबर है तो ये 3 टू दी पावर 5 ही होगा। तो आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं, आंसर ए हो जाएगा। 59048 और 242 को हम इधर लिख देते हैं, यहाँ पर 59048 और 242, यही था शायद 59048, अच्छा 048 ये था, ठीक है। तो ये 242 करने से 244 आ जाएगा। ये रहा बिना फॉर्मूले से हम लोग कैसे कर सकते हैं। और अगर हम लोग फॉर्मूला यूज करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो r टू दी पावर 10 होल टू दी पावर 2 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर r टू दी पावर 10 रहा -1 244। अब फॉर्मूला देखो, जो याद रख पाओगे उनके लिए आसान रहेगा, अदरवाइज नहीं। तो ये a स्क्वायर -1 का स्क्वायर कर लो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला देखो, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो r टू दी पावर 10 -1, ये फॉर्मूला हम याद रखने के लिए इसीलिए तुम लोग को बोलेंगे, क्योंकि काफी जगह पे ना ऐसा होता है कि बिना इस फॉर्मूले को यूज किए हम लोग नहीं कर सकते। ये कहीं ना कहीं दूसरे किसी चैप्टर में काम आ ही जाता है, लाइक इक्वेशन हुआ या फिर जो इंडिसेस वगैरह होता है, काम आ ही जाता है। तो इसको अगर याद कर लेते हो तो कुछ खराब नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग इसको कैंसिल आउट करेंगे, दोनों माइनस माइनस था तो क्या आया, r टू दी पावर 10 + 1 = 244, r टू दी पावर 10 = 244 -1, r टू दी पावर 10 = 243, ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसमें, लेकिन थोड़ा सा टफ है, ये इतना सारा चीज सॉल्व करना पड़ेगा। टफ मतलब टाइम लगेगा। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो 243 का मतलब होता है 3 टू दी पावर 5। एक बार चेक करके देखो, 243 का मतलब 3 टू दी पावर 5 होता है। मुझे याद था तो मैंने लिख दिया, तुम लोग को भी याद हो सकता है कोई कोई डेटा, अगर नहीं याद हो तो चेक करके देख सकते हो। देखो 3 टू दी पावर 5 में हम लोग का 243 आ गया। अच्छा, अब मैंने 3 टू दी पावर 5 क्यों दिखाया, ये देखो हम लोग क्या करेंगे, ये r टू दी पावर 10 को ना ये 2 टू दी पावर 5 ऐसे प्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। ऐसे प्रेजेंटेशन करने पे r स्क्वायर इक्वल टू 3 आ गया। तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3 अगर लिखते हैं वो गलत होता है, हमेशा +-3 होगा, ठीक है। हमेशा +-3 होता है। उसका रीजन ये है कि इंटू, देखो √3 इंटू √3 करने पे भी 3 आता है, और -√3 इंटू -√3 करने पे भी 3 ही आता है, इसीलिए प्लस माइनस होता है, ठीक है। जब भी रूट हटेगा स्क्वायर वाला तो प्लस माइनस लिखना जरूरी होता है। ये चीज जिन्होंने इक्वेशन किया हुआ है उनको पता है, मैंने ये बताया है, अभी फिर से बता दिया। तो इसीलिए आंसर मेरा प्लस माइनस होगा, क्योंकि देखो यहाँ प्लस माइनस वाला आंसर है और यहाँ पर सिर्फ प्लस वाला है। अगर कोई सिर्फ प्लस वाला आंसर करके आ जाओगे तो उसमें मतलब आंसर तो गलत होगा ही और नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। तो फिर तुम लोग का जो है ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये हम लोग का ए ऑप्शन इसमें भी आ जाएगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा और तुम लोग को फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज इससे चेक कर सकते हो। लेकिन ये प्लस माइनस दोनों से ही चेक करना है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर तुम लोग मान लो सिर्फ देखे कि √3 से हो गया, फिर सोच रहे हो ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाएगा, नहीं, -√3 से भी सेम आंसर आएगा, इसीलिए दोनों पे ही चेक करके देखना चाहिए। अगर नहीं आता है तो बात अलग है, तब जाके ऑप्शन सी हो सकता है। तो ऐसे करके हमें चेक करना चाहिए, ठीक है। 17 का तो और कुछ था नहीं, यही थोड़ा सा कैलकुलेशन ही बड़ा था। 18th नंबर में देखो, सम ऑफ द सीरीज ये बोल रहा है इज 364, बता दिया है। सम ऑफ द सीरीज, सीरीज का सम 364 है। द नंबर ऑफ टर्म्स, कितने सारे टर्म्स है जिसको ऐड करके 364 मिला है, ठीक है। तो इसका मतलब गिवन क्या है,
एक सेकेंड। देखो गिवन क्या है हम लोगों का, एस ऑफ एन सम ऑफ द सीरीज बताया है 364। अच्छा, अब बोल रहा है कितने सारे टर्म्स है, तो एस एन का मतलब हम लोग को पता है क्या होता है। एस एन का मतलब ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। ये फॉर्मूला एक ही फॉर्मूले से हो जाएगा, मैंने बताया भी था तुम लोग को। तो ये 364 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए कितना होगा, ये टर्म से मुझे बता दो ए कितना होगा। 18 वाले में मुझे बताओ ए कितना होगा और आर कितना होगा। आर भी तो चाहिए हमें, ए और आर ए होगा 1, A1 होगा, R3 होगा। हाँ, A1 होगा, R3 होगा, एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। ठीक है, तो 1 इंटू 3 टू दी पावर n माइनस वन। एन हमें नहीं मिला है, एन मिल जाता तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा ना, एन ही तो पूछ रहा है हमें क्वेश्चन में। तो 3 माइनस वन 364 इक्वल टू 1 इंटू ये मल्टीप्लाई करने से ये इतना ही बचेगा, चाहो तो 1 लिख के रख सकते हो। ये डिवाइडेड बाय 2 हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 3 टू दी पावर n माइनस वन इक्वल टू 364 इंटू 2। अच्छा, अब यहाँ पर करते हैं 3 टू दी पावर n माइनस वन इक्वल टू, ये हो गया 8 728। 3 टू दी पावर n इक्वल टू 728 प्लस 1, 3 टू दी पावर n इक्वल टू 729। ठीक है, तुम लोग एक एक स्टेप चाहो तो स्किप कर सकते हो, कैलकुलेशन अगर स्ट्रांग है तो, क्योंकि इतना सारा स्टेप अलग अलग करने का जरूरत नहीं। ये इसके बाद ना हम लोग डायरेक्ट ये स्टेप पे आ सकते हैं, एटलीस्ट ये स्टेप पे तो आ ही सकते हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ 729 3 के पावर में होगा कि नहीं। देखो हम लोग पहले 3 के पावर में ही चेक करेंगे, क्योंकि कंपेयर करके अगर इधर भी 3 होगा तो हमें एलिमिनेट करने में आसानी होगा ना। तो पहले 3 से चेक करना चाहिए, शायद अगर हमें मिल जाए 729 तो अच्छा है, नहीं मिलेगा तो कुछ और सोचना पड़ेगा। तो तुम लोग 3 के पावर में चेक करो। उसका रीजन मैंने ये बताया कि हम लोग कंपेयर करेंगे तो दोनों साइड से एलिमिनेट हो जाएगा, नॉर्मली ऐसे करके सोल्यूशन आता है। तो देखो क्या 3 के पावर में कितना होने से 729 होता भी है कि नहीं होता है, चेक करो। हम 3 टू द पावर 6 में आ जाएगा। हाँ, 3 टू दी पावर 6 में आएगा तो n का वैल्यू आ गया 6, यानी टोटल 6 टर्म्स का एडिशन है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ये देखो ऑप्शन बी हो गया, टोटल 6 टर्म्स का एडिशन। अच्छा, इसके बाद 19th नंबर, ये आसान है। देखो बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी। 3 नंबर जीपी में है। ठीक है, 3 नंबर जीपी में है जिसका प्रोडक्ट करने से आता है 7 to 9 और जिसका सम करने से आता है सम ऑफ द स्क्वायर। अच्छा, इनके स्क्वायर का मतलब जो भी नंबर है, लाइक नंबर अगर एबीसी है तो बोल रहा है ए बी सी यानी 7 to 9 होगा। और अगर ए सम ऑफ द स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 819 होगा। ठीक है, द नंबर्स आर, नंबर्स क्या क्या होंगे। तो नंबर्स बोल रहा है जीपी में है, तो मैंने ये तुम लोग को लास्ट दिन बताया था कि ये ऑप्शन से आराम से हम लोग चेक कर सकते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि जीपी में है। जो जीपी में है वही तुम लोग का आंसर हो जाएगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि जीपी में है, बोलो कौन सा। लास्ट दिन जैसा ही डेटा दिया है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ये जीपी में है, ये जीपी में है। ठीक है, अब इसका 3 नंबर का टोटल करके देखो कितना आ रहा है। ठीक है, इसका 3 नंबर का टोटल करके देखते, 3 + 9 + 27 चेक करो, 39 हो गया है। ओ अच्छा, मल्टीप्लाई करना है ना, जीपी हो जाएगा 3 × 9 × 27 729। सम ऑफ द स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर यानी 9, 9 का स्क्वायर 81 और 27 का स्क्वायर मतलब 90 और 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर प्लस 90 819 हो रहा है। ठीक है, बाकी में भी ये ऑप्शन लेकिन मैच हो जाएगा। सॉरी, बाकी ऑप्शन बोल रहे हैं, बाकी में भी ये जो एडिशन और ये स्क्वायर का जो मतलब एडिशन है और ये जो मल्टीप्लिकेशन है, ये सारे ऑप्शंस में एप्लीकेबल होगा। लेकिन जीपी तो बस यही बन रहा है, बाकी जीपी नहीं बन रहा है। क्यों? जीपी बनने का रूल्स क्या है, कॉमन रेशियो होना चाहिए। तो 9 में अगर कॉमन रेशियो देखो तो 1/3 करने से 9 होता है, लेकिन 3 में 1/3 मल्टीप्लाई करने से 27 नहीं 1 होता है। सिमिलरली
सिमिलरली अगर बी का ऑप्शन देखोगे तो वैसा ही हो रहा है। 27 में अगर हम लोग 1/9 मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, और 3 में 1/9 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1/3 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, इसीलिए 19 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 3, 9, 27 ये आंसर होगा। इसको और करके नहीं दिखा रही, ये तो ऑप्शन से ही हो जाएगा, और इसको लिख के क्या होगा। द सम ऑफ द सीरीज टू एन टर्म्स, एन टर्म्स तक इस सीरीज का सम हमें पूछा है, तो एस ऑफ एन इक्वल टू सम का फॉर्मूला ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। तो इस सीरीज में ए कितना है और आर कितना है, ए और आर बता सकते हो? 1, 2, 4, 8 A1 R2 R2 1 R to the power sorry 2 to the power 1 minus sorry n minus 1 divided by 2 minus 1, तो ये हो जाएगा 1/1 2 to the power n minus 1। देखते हैं हम लोग sorry कौन सा ऑप्शन होगा 2 to the power n minus 1, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 2 to the power n minus 1, ये हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। इसमें हम लोग एक फॉर्मूला सीखेंगे, फॉर्मूला आसान है, देखो क्यों नया फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे। ये सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी है, ठीक है, मतलब जिसका कोई एंड नहीं है, ठीक है, फाइनाइट नहीं है, जैसे कि 5 टर्म है, 10 टर्म है, 15 टर्म है, ऐसा नहीं, ये चलता ही जाएगा, ठीक है, अनकाउंटेबल है। तो इनफाइनाइट सीरीज है जीपी का, तो उसमें सम का फॉर्म नॉर्मली उसमें सम ही पूछता है, टर्म तो पूछेगा ही नहीं। सोचो टर्म क्यों पूछेगा, क्योंकि टर्म का एंड कहाँ होगा किसी को नहीं पता, ये चलता ही जाएगा, तो टर्म पूछेगा नहीं कभी भी। इनफाइनाइट जीपी का टर्म कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि टर्म का एंड किसी को नहीं पता, क्योंकि ये लगातार चलता जा रहा है, और इसका सम पूछ सकता है। तो सम कैसे निकलेगा, सम इनफाइनाइट सीरीज का सम का फॉर्मूला है a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ठीक है, ये तुम लोग अगर फॉर्मूला जहां लिखे हो वहां जगह है तो लिख सकते हो, ये a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, इस पे कैलकुलेशन होता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं सम ऑफ ये वाला सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, अब हम लोग इससे रिलेटेड 21 नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखो अब कैसे पता चलेगा कि इनफाइनाइट सीरीज है, बता देगा ये, देखो। अच्छा, अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, एस ऑफ यहाँ पर इंफिनिटी का साइन देंगे, ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ए वैसे ही निकालेंगे जैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है, बाकी सीरीज के लिए, जीपी सीरीज के लिए जैसे ए होता है, और आर। बताओ इस सीरीज में ए और आर कितना होगा। 14 कॉमा -2, फिर कॉमा +2/7 कॉमा -2/49 ऐसे करके दिया हुआ है, तो ए और आर बता सकते हो कितना होगा। A14 और R -1/7। हाँ, A14 और R हो जाएगा एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, तो -2 डिवाइडेड बाय 14 कर दिया, यानी -1/7 हो जाएगा। A के जगह पे A लिख देंगे, और ये R के जगह पे जब लिखोगे तो -1/7 लिखना है। ये माइनस के साथ कोई लिंक नहीं है, वो तो फॉर्मूले में लगा हुआ माइनस है। यहाँ -1/7 आए तो ऐसे लिख दो ताकि गलत ना हो ब्रैकेट देख के। अब ये हो गया 1/7, कैलकुलेशन करते हैं, 8/7, तो 14 इंटू 7/8 हो जाएगा। 7/8 का मतलब कितना होगा, ये मैंने ठीक किया। ओ ये अच्छा 2/14, हाँ ठीक तो किया, चलो ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 14 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 8, देखते पॉइंट में आंसर है कि नहीं। 12.25 आया है, 12.25। ऑप्शन कैसा है देखते हैं, ऑप्शन है 12.25, कौन सा होगा बोल सकते हो। 12 एंड 1/4 पे चेक करके देख लो, 1/4 मतलब तो 0.25 ही होता है ना। 49 डिवाइडेड बाई 4 चेक करके देखते, 12.25 आएगा। ठीक है, 1/4 मतलब 0.25 भी होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हम लोग का आंसर होगा। तो ये एक नया फॉर्मूला सीखा हम लोगों ने। अच्छा, अब 22
फिर से वही इनफाइनाइट जीपी का ही क्वेश्चन दिया है, सम निकालने के लिए बोला है। तो एस ऑफ इंफिनिटी ए 1 माइनस आर, इस सीरीज का ए और आर बताओ। दिखाते हैं क्वेश्चन। ए और आर, ए कितना है और आर कितना है। इसमें ना ये दिया हुआ थोड़ा सा मतलब प्रेजेंटेशन थोड़ा सा गलत है। ये 1 मतलब गलत नहीं है, ये ऐसे लिखा हुआ है 1 माइनस 1/3 प्लस 1/9 माइनस 1/27 प्लस, ऐसे दिया हुआ है। ठीक ही दिया हुआ है, लेकिन तुम लोग को समझना पड़ेगा कि इसमें टर्म कौन कौन सा है। वहां से मुझे ए और आर बताओ। ये एडिशन फॉर्मेट में दिया हुआ है। अब किसी डेटा के आगे अगर माइनस है तो उसमें माइनस कंसीडर हुआ है। तो तुम लोग मुझे बताओ कि ए कौन सा है और आर कैसे निकालो। समझ में आ रहा है इसमें ए क्या होगा। ऐसे दे सकता है ना क्वेश्चन में। कॉमा यहाँ नहीं दिया है, कॉमा की जगह प्लस से ही पूरा रिप्रेजेंट कर दिया कि ऐड करके। तो 1 प्लस एक्चुअली है और इसमें प्लस माइनस, ये 1/3 के आगे माइनस होगा, इसीलिए ये देखो ये एक्चुअली ऐसे है। ऐसे देना चाहिए, नहीं भी दे सकता है ना, वो तो क्वेश्चन अपने हिसाब से दे ही सकता है। ये ऐसा है डेटा, ठीक है। अब इसको क्या किया है, इसको प्लस कर दिया तो 1 प्लस और ये -1/3, तो ब्रैकेट हट जाएगा तो -1/3 ऐसे करके कंसीडर किया है। तो अब बताओ मुझे कि ए कितना होगा और आर कितना होगा। मैम ए होगा 1, आर होगा -1/3। ए होगा 1, आर होगा -1/3। हाँ सही हो रहा है। ये देखो ए होगा 1, यहाँ पर A1 लिखेंगे और आर हो जाएगा एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो एनी टर्म में -1/3 लिखना पड़ेगा अगर हम सेकेंड वाला टर्म ले रहे हैं, और उसके आगे है +1, तो ये डिवाइड करने से -1/3 आएगा। एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ठीक है। ऐसा लेकिन प्रेजेंटेशन दे सकता है, तो इससे कंफ्यूज मत हो जाओ कि ये पूरा एक टर्म है। बहुत से लोगों को लगता है ये पूरा एक टर्म है, नहीं, ये तो इसके आगे माइनस होगा। ये ऐसा है 1, -1/3, -1/9, और इनको पूरा एडिशन करके इन्होंने लिख दिया है, तो इसी वजह से वो -1/3 दिख रहा है, ठीक है, इसके साथ ऐड होके। तो ये 1 हो जाएगा, 1 -1/3, आर लिख दिया। फोर बाई थ्री, यानी 3/4 हो जाएगा, ठीक है, 3/4 हो जाएगा। तो 3/4 मतलब, अच्छा इसको पॉइंट में दिया आंसर, इसको 3/4 निकाल लेते हैं। 0.75, 0.75 यानी ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। तुम लोग अगर इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट ही 1/3 को कैलकुलेटर पे लिख के +1 करके डिवाइडेड बाई 1 से भी निकाल सकते हो। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग 23 नंबर करते हैं। द नंबर ऑफ टर्म्स टू बी टेकन सो दैट, बोल रहा है कि द नंबर ऑफ टर्म्स टू बी टेकन, कितने सारे टर्म्स हमें लेने चाहिए ताकि ऐसा टोटल करते हुए 8191 हो जाए, ठीक है। तो 8191 क्या दिया हुआ है, 8191 किस चीज का वैल्यू दिया हुआ है, सम का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एस ऑफ एन हम लोग को गिवन है 8191, और एस ऑफ एन हम लोग को पता है फॉर्मूला होता है a इंटू आर टू दी पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1। तो 8191 एस ऑफ एन है, ए और आर ये सीरीज से पता चलेगा। सीरीज भी हमें थोड़ा सा दिया हुआ है और उस सीरीज का टोटल भी दिया हुआ है, बोल रहा है कितने टर्म तक जाने पे ये टोटल बनेगा। तो इस सीरीज में देखो ना, यहाँ पर भी तो प्लस करके दिया हुआ है। यहाँ तुम लोग जैसे बता रहे थे, इसके पहले वाला क्वेश्चन भी तो वैसे ही था, बस प्लस की जगह यहाँ -1/3 था और कुछ नहीं। तो इसमें बताओ ए और आर कितना होगा। 23rd, R2। हाँ, A1 और R2 हो जाएगा, एनी टर्म बाय प्रीवियस टर्म, तो ये हो गया। तो 1 R मतलब 2 टू दी पावर n-1 डिवाइडेड बाय 2 - 1, 8191 1 इंटू 2 टू दी पावर n-1 डिवाइडेड बाय 1, 1 1 कैंसिल आउट, 8191 इक्वल टू 2 टू दी पावर n-1, तो यहाँ पर 2 टू दी पावर n इक्वल टू हो जाएगा 8191 प्लस 1, 2 टू दी पावर n इक्वल टू 8192, ठीक है। अच्छा, क्या 8192
2 के किसी पावर में होता है? चेक करके देखो, कैलकुलेटर पे तो चेक कर सकते हैं ना, क्या 2 के किसी पावर में 8192 हो सकता है? चेक करते जाए, देखो यहाँ पे मैम 13 पे आ जाए। 13 टाइम में हो जाएगा। अच्छा ठीक है, 13 टाइम में चेक करके देख लो, हो जाएगा। तो फिर an इक्वल टू 13, ठीक है, n इक्वल टू 13 आ जाएगा। यहाँ ऑप्शन से भी लिख सकते हैं, एक बार 10 करके देख सकते हो। 10 में करने से आता है 1024, मुझे ये याद है इसीलिए मैंने बता दिया। 10 करने से 1024, मतलब उससे भी आगे हमें देखना चाहिए, क्योंकि 10 में तो हमारा 102, 13 में देख लो, 13 में आंसर आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर बोला है 4 जियोमेट्रिक मीन बिटवीन 4 एंड 972। हमें 4 और 972 के बीच में 4 जियोमेट्रिक मीन को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब ये क्वेश्चन हमें ऐसे बता रहा है ना, यहाँ पर लिख के ही दिखा देते हैं एक बार, ये ऑप्शन से भी हो जाएगा, वही हम बताना चाह रहे थे, ठीक है। एक बार लिख लेते हैं, 4 और 972 के बीच में हम लोग को 4 जियोमेट्रिक मीन, मतलब 1 2 3 और 4, 4 जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट करने के लिए बोल रहा है। मतलब T2 T3 T4 T5 निकालने के लिए बोला है। ये T6 है, ये T1 है। अब चाहे तो T1 और T6 का यूज करके हम लोग सीरीज को लिख सकते हैं, लेकिन इससे भी अच्छा ऑप्शन हम लोग के पास, अगर जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट करने बोल रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा एक जीपी सीरीज होगा, ठीक है। तो अगर जीपी सीरीज होगा तो ये अगर 4 है, इसके बाद वाला यहाँ पर देखते हैं इसमें से कौन सा वो टर्म है, कौन सा 4 टर्म है जो खुद में जीपी सीरीज में बना हुआ है। जो जीपी सीरीज में बना हुआ है वही हम लोग का आंसर होना चाहिए। तो चेक करके देखते हैं, 12 से 36 कैसे होता है? 3 मल्टीप्लाई करके। क्या 36 में 3 मल्टीप्लाई करने से 108 होगा? हाँ होता है। 108 में 3 मल्टीप्लाई, ये मुझे ओरली नहीं पता, देख लेते हैं यहाँ पर। 308 में 3 मल्टीप्लाई करके देखो, 648 होता है। नहीं, तब तो नहीं होगा, तब तो नहीं होगा ये वाला ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में देखते हैं, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 2 नहीं, 24 इंटू 2 करने से 108 नहीं होता है। देख लो, मैम ए से ही होगा, ए से हो रहा है। 108 इंटू 3 करने से 324 आएगा। अच्छा, मेरा पता नहीं क्यों गलत दिख रहा है, मुझे भी लगा होना चाहिए, इतना सारा हो रहा था। लास्ट वाला ही नहीं होगा, 3। हाँ 324 हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब अगर हम लोग पूरा कैलकुलेशन ना भी करें तो हमें पता चल जाएगा कि ए ही हम लोग का, ये लो, ये क्या हो गया? ठीक है, देखो ये हम लोग का, इसका मतलब देखते जैमबोर्ड, हाँ है। तो ये इसका मतलब हम लोग का जीपी सीरीज में आ रहा है, तो इसका मतलब मिडिल में हम लोग का 12 36 108 और 324 इंसर्ट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 12 36 और 108 और 324 ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और भी कंफर्म करने के लिए एक चीज देख सकते हो, क्या 324 में 3 मल्टीप्लाई करने से 972 आएगा? तो ये भी हम लोग को एक कंफर्मेशन मिल जाता है इस बात से। ये देखो यहाँ पर चेक करते हैं, 324 में 3 मल्टीप्लाई करो, 972 आ गया, ठीक है। और 4 में 3 मल्टीप्लाई करने से 12 हो जाएगा, ऐसे चेक कर सकते हो। और सॉल्व करने से क्या करना पड़ेगा? ये T6 से सॉल्व करना पड़ेगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स तो हम लोगों ने पूरा किया ना, तो फिर ऐसे होगा, अगर कोई सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, अगर मान लो करना स्टार्ट किए थे तो कैसा होगा? T6 का मतलब हो जाएगा a इंटू आर टू दी पावर 6 माइनस 1, ठीक है। और a हम लोग को पता है 4, क्योंकि फर्स्ट टर्म t जो है वही हमें a बताता है, और r का मतलब r हमें नहीं पता है, और r टू दी पावर 5, और t6 का मतलब 972, तो r टू दी पावर 5 इक्वल टू 972/4 ऐसा होना चाहिए। तो 972/4 कितना हो जाता है? 243। तो 243, मुझे लगता है 3 टू दी पावर 5 जो है वो 243 होगा। 2 3 4 5, हाँ 3 टू दी पावर 5। तो r टू दी पावर 5 3 टू दी पावर 5, यानी r इक्वल टू 3। अब r इक्वल टू 3 हो गया तो अब मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 3 108, 108 इंटू, लेकिन हम लोग इतना क्यों मेहनत करें, ठीक है। जब हम लोग के पास डायरेक्टली ऑप्शन से आंसर आ जाता है तो ऐसे क्वेश्चन में तुम लोग टाइम बचा सकते हो, ऐसे ही करना चाहिए। अच्छा, अब देखो बीच में एक इलास्ट्रेशन आ गया है, इसके बाद ना मिसलेनियस क्वेश्चन मिलेगा हम लोग को, यानी कि एपीजीपी का मिक्स्ड अप मिलेगा। देखते हैं ये एग्जांपल में क्या बोला है इलास्ट्रेशन में। ए पर्सन इज एम्प्लॉयड ऑन ए कंपनी
at 3000 per month and he would get an increase of 100 per year। बोल रहा है कि एक पर्सन एक कंपनी में काम करते हैं जिनका मंथली जो सैलरी है वो है 3000 करके और ये इंक्रीज होता है 100 रुपीज पर ईयर। फाइंड द टोटल अमाउंट विच ही रिसीव इन 25 years एंड द मंथली सैलरी इन द लास्ट ईयर। बोल रहा है कि 25 years अगर ये काम करते हैं तो इनको कितना टोटल सैलरी मिलेगा और सैलरी ऑफ द लास्ट ईयर कितना होगा एंड द मंथली सैलरी इन द लास्ट ईयर ये कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो इनका जो पैटर्न है पेमेंट का वो कैसे है, ये देखो यहाँ पर लिख के देखो। फर्स्ट ईयर कितना मिलेगा, फर्स्ट ईयर मिलता है 3000 पर मंथ करके, ठीक है। फर्स्ट ईयर जब काम पूरा होगा 12 मंथ्स, तो पहले मंथ भी 3000 3000 3000 ऐसे करके 12 मंथ्स चलेगा। फिर सेकेंड ईयर इनको कितना मिलेगा, सेकेंड ईयर इनको मिलेगा 3000 प्लस 100 पर मंथ, लेकिन हम ये पर मंथ ही लिख रहे हैं, यानी मंथली 3100 करके मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन ही बोला है, देखो मंथली 3000 करके मिलता है और पर ईयर 100 करके अगर इंक्रीज होता है तो नेक्स्ट ईयर इतना हो जाएगा। और अगर हम लोग और एक बार लिख लेते हैं तो थर्ड ईयर में इनको कितना मिलेगा, बोल सकते हो थर्ड ईयर में इनको कितना मिलेगा, बोलो। $3200 पर मंथ नहीं मिलेगा, इतना मिलेगा। ऐसे करके चलता जाएगा। बोल रहा है कि टोटल अमाउंट बताओ जो उनको 25 साल बाद मिलेगा। पहला क्वेश्चन, मतलब हम लोग को क्या बताना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट डॉट करके 25 इयर्स तक इनको कितना मिलेगा ये हम लोग को बताना है। सपोज अगर ये 25 है, वो मेरा कम हुआ है, ये सर्कल वो छोड़ो, अगर ये 25 इयर्स है तो ऐसे कर देते 25 इयर्स बाद इनको टोटल कितना सैलरी मिलेगा, 1 से स्टार्ट करके 25 ईयर, फर्स्ट ईयर से तो इनको कितना टोटल सैलरी मिलेगा। पहला क्वेश्चन ये पूछा है, फिर पूछा था कि मंथली सैलरी, वो हम लोग नेक्स्ट करते हैं। तो बोलो लास्ट मंथ का सैलरी कितना होगा और टोटल कितना मिलेगा, दोनों चीजें हम लोग कर सकते हैं। हमें दो क्वेश्चन पूछा है, टोटल सैलरी इन 25 इयर्स, ये एक पूछा है क्वेश्चन में, और दूसरा पूछा है लास्ट मंथली सैलरी, ये कितना होगा। ये दो चीज हम लोग को पूछा है। तो सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ कि ये एपी है कि जीपी है, ये जो पैटर्न बन रहा है ये एपी बन रहा है कि जीपी बन रहा है, ये बता दो पहले, तब क्वेश्चन आगे बढ़ सकता है, तभी हम लोग कर पाएंगे। पहले ये बताओ कि ये एपी है कि जीपी है। नहीं समझ में आ रहा है, एपी है कि जीपी है। फर्स्ट ईयर हमें 3000 पर मंथ करके एपी है मैम, एपी है। सेकेंड ईयर में हमें कितना करके मिलेगा, सेकेंड ईयर में 3100 पर मंथ करके मिलेगा, ठीक है। थर्ड ईयर में हम लोग को 3200 पर मंथ करके मिलेगा, ठीक है। ऐसे करके चलता जाएगा। अब इसका कैसे पता चलेगा एपी है कि जीपी है, सिंपल सा बात है कि हम लोग का एडिशन हो रहा है ना। एपी में क्या होता है, एडिशन होगा अगर इंक्रीजिंग सीरीज है, नॉर्मली इंक्रीजिंग भी हो सकता है डिक्रीजिंग भी, अगर डिक्रीजिंग होगा तो माइनस होगा, मल्टीप्लीकेशन होने पे वो जीपी हो जाएगा। जहां कॉमन रेशियो का बात आएगा तो देखो ना, ये कॉमन रेशियो का तो बात नहीं आ रहा है ना यहाँ पर, एनी टर्म बाय प्रीवियस टर्म करके तो ये सीरीज नहीं बन रहा है। हाँ डी ऐड करके जरूर बन रहा है, यहाँ पर 100 ऐड हुआ, फिर यहाँ पर 100 ऐड हुआ, आगे भी करते तो 100 ही ऐड होता। तो इस 100 को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो याद है कि नहीं बताओ, इस 100 को क्या बोलते हैं, जैसे आर कॉमन रेशियो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपी से देख के ही बता दो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैम डी। डी, डी यानी डिफरेंस। अच्छा ये हो गया हम लोग का ए। अच्छा अब हमें जो भी क्वेश्चन पूछा है, बोल रहा है कि टोटल सैलरी बताओ, यानी क्या निकालना पड़ेगा, एस ऑफ क्या निकालना पड़ेगा, एस ऑफ 25। पहले ये तो समझे, नहीं तो कैलकुलेट क्या करें। और अगर लास्ट मंथली सैलरी, यहाँ पर एक पॉइंट बोला है ना, एंड द मंथली सैलरी इन द लास्ट ईयर, अच्छा लास्ट ईयर का मंथली सैलरी, सॉरी लास्ट मंथली सैलरी नहीं,
लास्ट ईयर मंथली सैलरी। मतलब जैसे इनका हर बार सैलरी जो है एक इंक्रीमेंट होता है ना, तो लास्ट ईयर जो है उसमें इनका मंथली सैलरी कितना रहा होगा। जैसे फर्स्ट ईयर 3000, सेकेंड ईयर 3100, तो लास्ट ईयर इनका मंथली सैलरी कितना हुआ होगा। तो ये हम लोग कैसे निकालने से पता चलेगा। ये हम लोग का अगर ए है यानी कि T1 है, ये ए है यानी T1 है, ये हम लोग का क्या बन गया T2, ये हम लोग का क्या बन गया T3। तो क्या निकाले ताकि हमें लास्ट ईयर का मंथली सैलरी पता चल जाए, ये बता, कोशिश करो थोड़ा सा। T25। T25, हाँ TN यानी कि T25, यहाँ पर N हम लोग का 25 हो जाएगा। तो हमें दो आंसर निकालना पड़ेगा, एक टोटल सैलरी 25 ईयर्स में, मतलब यहाँ से यहाँ तक इन्होंने कितना कमाई किया है उसके लिए S25, और लास्ट ईयर का हमारा मंथली सैलरी कितना है यानी T25, ये दोनों चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो टर्म्स कंडीशंस जो मतलब लिखा हुआ रहता है वो एपीजीपी का कंसेप्ट एक ही होता है, बस यहाँ पर कॉमन रेशियोज का होता है और कॉमन डिफरेंस का बात होता है और कुछ नहीं, और फॉर्मूला चेंज होता है बस। तो सबसे पहले क्या निकाले हम लोग, लास्ट टर्म निकाल लेते हैं। लास्ट टर्म हम लोग का क्या बोला है T25, तो T25 एपी का फॉर्मूला क्या है एक बार याद करो, नहीं है तो एक बार कॉपी में देखो, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हम लोग एपी जो है 2 क्लास पहले किए थे, हो सकता है तुम लोग भूल गए हो। ए का मतलब ये देखो 3000, N हो गया 25 माइनस 1 और डी हो जाएगा 100। कैलकुलेट करते हैं, 3000 प्लस 24 इंटू 100, 3000 प्लस 2400, 5400, ठीक है, ये हो गया T25। अब हम लोग एस ऑफ एन निकालेंगे। एस ऑफ एन का यहाँ भी मैंने दो फॉर्मूला बोला था, अभी हम लोग जो है ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि लास्ट टर्म जब मिल गया है तो ए प्लस एल वाला ही लगा देते हैं, ठीक है। और दोनों फॉर्मूला सेम है, जस्ट एक से दूसरा जो है इंटरप्रेट किया गया है, वो मैंने बताया था, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे S25, तो N25 फॉर्मूले का 2 यहाँ पर रह जाएगा। ए फर्स्ट टर्म है हम लोग का 3000, ये पर मंथ वाला है, ठीक है, 3000 पर मंथ, सब पर मंथ ही हम लोग का, और लास्ट टर्म का है 5400 पर मंथ, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 25/2 इंटू 8400, तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा 2/25/2 इंटू 8400। 1,05,000 ये क्या निकल के आया पर मंथ, ठीक है, 1,05,000 पर मंथ निकल के आया। क्यों, ये तो फॉर्मूला है टर्म, ठीक है, ये फॉर्मूला में गिवन है। ए ये पर मंथ है, पर मंथ सैलरी फॉर द फर्स्ट ईयर, पर मंथ सैलरी फॉर द लास्ट ईयर, तो टोटल करने से हम लोग का सैलरी आ गया 25 ईयर्स में, पर मंथ सैलरी निकल के आ गया। अब हमें पूछा है टोटल बताओ, तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर आंसर देखने से तुम लोग को, यहाँ तो ये ऑप्शन तो है नहीं क्वेश्चन में, वैसे ये ऐसे दिया हुआ है, ये देखो 12,60,000, ये क्यों किया है, बिकॉज ये है पर मंथ, हम लोग को निकालना है पूरे 12 मंथ्स का। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, S25 इक्वल टू 105,000 इंटू कितना कर देंगे 12, 12 करने से क्या हो जाएगा हम लोग का ईयरली सैलरी निकल के आ जाएगा, तो इसको इंटू 12 कर दो, 12,60,000, ठीक है। अगर तुम लोग यहाँ पर भी इंडिविजुअली 12 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो भी हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा है 25 ईयर्स का टोटल सैलरी, तो ये तो 3000 पर मंथ हो गया, ये हम लोगों का 25 ईयर्स का पर मंथ का सैलरी निकल के आएगा, लेकिन हम लोग को क्या करना है, इस मंथली सैलरी को ईयर में ट्रांसफर करना है, तो इंटू 12 कर दिया। या फिर अगर ऐसे समझने में दिक्कत होता है कि लास्ट में क्यों कर रहे हो, तो यहाँ कर लो, एक ही बात है, यहाँ अगर 12 करोगे तो हम लोगों का जो है फॉर्मूले में पूरा जो है ईयरली सैलरी निकल जाएगा, फिर डायरेक्टली हम लोग का 25 ईयर्स का सैलरी कैलकुलेट होगा, ठीक है। 12 लेकिन मल्टीप्लाई करना है, ये भूलना नहीं है। तो ये T25 हमारा क्या निकल के आ रहा है, लास्ट ईयर का पर मंथ। अब यहाँ से यहाँ तक का टोटल अगर हम लोग इंडिविजुअली नहीं करना चाहते तो फॉर्मूले से करते हैं, तो फॉर्मूले के हिसाब से 3000 और 5400, बट ये पर मंथ में आ रहा है तो हम लोग ईयरली ट्रांसफर करने के लिए इंटू 12 कर देंगे ताकि आंसर के साथ मैच हो जाए। वैसे ये आंसर नहीं था, नॉर्मल सॉल्व किया गया क्वेश्चन था।
और एक यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है ए पर्सन बोरो 8,000 यानी लोन लिया है एट 2.76% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे लोन लिया है। द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट आर टू बी पेड इन 10th मंथली इंस्टॉलमेंट। बोल रहा है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जिसको मिला के बोला जाता है इंस्टॉलमेंट। जब हम लोग किसी को इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट तो पे करते ही है, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी करते हैं। अगर नो कॉस्ट ईएमआई जो तुम लोग बोलते हो, नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन है कि नहीं, ऐसा हम लोग सोचते हैं ना। नो कॉस्ट ईएमआई मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना पड़ेगा, यानी कि इंटरेस्ट। तो बोल रहा है कि ये इंस्टॉलमेंट 10 मंथली इंस्टॉलमेंट देंगे इफ ईच इंस्टॉलमेंट इज डबल द प्रीसीडिंग वन। हर एक इंस्टॉलमेंट पहले वाले से डबल है, तो वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगा, ये हम लोग को पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेते हैं कि इंटरेस्ट कितना होगा। ये देखो, ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट टोटल कितना है, लोन अमाउंट है 8,000, इस पे इंटरेस्ट देना है 2.76% करके पर एनम इनटू कितने साल के लिए। ये देखो, इनको 10th मंथली इंस्टॉलमेंट देना है, तो ये कितने टाइम पीरियड के लिए देना पड़ेगा, ये कितने टाइम के लिए हो गया, ये हम लोग का हो गया है पूरे जो है 12 मंथ्स के लिए, है ना। ये डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो पर मंथ का आ जाएगा, इनटू 10 करेंगे तो 10 मंथ का आएगा, क्योंकि इनको 10 मंथ का ही इंटरेस्ट देना है। इनको 10 अगर मंथली इंस्टॉलमेंट भरना है तो 10 बार इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो 2.76% यानी 12 मंथ्स का पर एनम बोल दिया है, यानी 12 बार। ठीक है, पर एनम बोल दिया है यानी 12 बार, तो 10 बार का कितना होगा, तो ये डिवाइड करने से हमें एक एक बार का मिल जाएगा। देखो, जब हम लोग ये मल्टीप्लाई करते हैं 8,000 इंटू 2.76%, क्योंकि ये पर एनम दिया हुआ है तो ये आंसर निकल के आता है पूरे 12 महीने का। डिवाइडेड बाय 12 करने पे एक एक महीने का निकल के आता है, इंटू 10 करने से 10 मंथ्स का निकल के आता है। 184 हमें 10 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ये मैंने टोटल में दिखाया है। ठीक है, और यहाँ पर टोटल अमाउंट पेड भी लिख देते हैं। टोटल अमाउंट पेड, इन्होंने लोन लिया था 8,000 का और पूरे 10 मंथ्स में इनको 184 अगर इंटरेस्ट पे करना है तो 8,184 टोटल पे करना पड़ेगा। 8,184। ठीक है, मतलब ये हो गया ना कंसेप्ट। किसी ने लोन लिया है, लोन का पैसा वो 10 मंथली इंस्टॉलमेंट में देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मतलब यहाँ पर लिया है 8,000 और जब रिटर्न करेगा 10 मंथली इंस्टॉलमेंट भरने के बाद तो टोटल इतना देखेगा कि उसका इतना कैश आउटफ्लो हुआ है, और पूरे पीरियड में टोटल इंटरेस्ट भरेगा 184। हाँ, एक बार में नहीं भर रहा है, हर इंस्टॉलमेंट में थोड़ा 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 करके 184 टोटल हो रहा है, वो हम लोग चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या करना है, ये जो ईएमआई है वो बोल रहा है हर एक इंस्टॉलमेंट, मतलब जो इंस्टॉलमेंट ईएमआई, यहाँ पर ईएमआई बोलेंगे इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब हर मंथ पे कर रहा है, वो बोल रहा है प्रीसीडिंग वाले से डबल है। तो ये क्या सीरीज बनेगा, बोल रहा है ईएमआई अगर पहला x है तो दूसरा 2x हो जाएगा, उसके बाद 4x हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है डबल द प्रीसीडिंग वन। पहले वाले से डबल है, पहले वाले से डबल है, इसके बाद 8x। तो ये क्या सीरीज बनेगा, अगर हम लोग एक बार इंस्टॉलमेंट को ऐसे इमेजिन करते हैं तो ये क्या सीरीज बनेगा। सीरीज तो दो ही होता है, या तो एपी या तो जीपी, इसके अलावा तो हमारे सिलेबस में है नहीं। तो बोलो ये कौन सा सीरीज बनेगा, जीपी। जीपी बनेगा। ठीक है, तो जीपी बनेगा। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट और लास्ट इंस्टॉलमेंट पूछा है, यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी ए पूछा है, इतना बोल सकते हैं ना। अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है तो ए पूछा है, और लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब जो है T10। देखो, हम लोग को पूछा है फर्स्ट और लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो क्या पूछा है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी T1 या फिर ए, और लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब टी कितना, 10 बार इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो टी कितना पूछा है, T10 पूछा है। ठीक है, यही दो चीज तो हमें पूछा है। अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करें, हम लोग के पास टोटल पेबल अमाउंट है, तो ये हमें क्या डिनोट करता है, फॉर्मूला जो जीपी का होता है, चाहे टर्म वाला देख लो चाहे तुम लोग सम वाला देख लो, तो ये जो है ये 8184 ये क्या प्रेजेंट करता है, जीपी के फॉर्मूले में कौन से टर्म को, मतलब कौन से डेटा को प्रेजेंट करता है। इतना टोटल हम लोग पे करेंगे। हाँ बोलो, TN टीएन या एसएन, सोच के बताओ। टोटल अमाउंट पेएबल, टोटल अमाउंट
एस एन ए सब कितना होगा, ए सब 10, ठीक है। अब हम लोग ए सब 10 का यूज करके इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये देखो ए सब 10 इक्वल टू ए इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। ए सब 10 हम लोग को पता है 8184, इतना टोटल अमाउंट हम लोग को पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ए हम लोग को पता है, ए हम लोग को पता है, नहीं ए नहीं पता है, ए तो पता नहीं है तो ढूंढना पड़ेगा, ए नहीं पता है। चलो आर पता है, आर बता सकते हो, आर पता है। थोड़ा सा क्वेश्चन में कंसेंट्रेशन दो और बोलो आर कितना है। अगर हर एक इंस्टॉलमेंट दूसरे वाले का डबल हो जाता है, जैसे मैंने अभी बताया था, x 2x 4x 8x 16x एंड सो ऑन, तो आर कितना है, आर निकाल नहीं सकते, बोलो आर कितना है। 2 R2 होगा। 2 होगा क्योंकि डबल बोला है तो आर 2 होगा। तो ये लैंग्वेज में ही ये बात दिया हुआ था कि आर हम लोग का यहाँ पर हमें 2 मानना है, तो यहाँ पर हम अलग से लिख देते हैं आर 2 होगा एज डबल, ठीक है। डबल वाला जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से, तो 2 टू दी पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, 8184 इक्वल ए, ये 1 हो जाएगा। 2 टू दी पावर 10 मतलब होता है 1024, ये मुझे याद रहता है तो मैंने लिख दिया, तुम लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा 8184 इंटू 1 मल्टीप्लाई कर दिया और a इंटू 1023, तो 8184 इक्वल टू 1023a, तो a इक्वल टू 8184 डिवाइडेड बाई 1023, तो ये 8 से देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 8 से 8 आ गया, A8 आ गया। हम लोग को पूछा था फर्स्ट EMI बता दो, तो फर्स्ट EMI मतलब इंस्टॉलमेंट पता चल गया। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 8 और लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी T10 निकालना है। T10 मतलब A इंटू आर टू दी पावर 10 माइनस 1, A का मतलब है 8, R का मतलब, अच्छा R निकाला नहीं है, नहीं R है ना 2, R निकाला था हम लोगों ने 9, तो 8 इंटू 2 टू दी पावर 9, 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 8, 4096, ठीक है। ये हम लोग का हो जाएगा लास्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब जो भी है इंस्टॉलमेंट ही बोला है, ठीक है। तो 8 रुपीज और ये लास्ट वाला हो जाएगा 4096, तो काफी चेंजेस है। 8 रुपए से स्टार्ट करके 10वां वाला हो रहा है 4096। बाबा पता नहीं ये कैसा कैलकुलेशन इन्होंने दिया है, जो भी हो 8 रुपए से स्टार्ट होके लास्ट में जाके 4096, ठीक है। जैसा दिया है वैसा ही रहेगा और क्या। अच्छा अब हम लोग एक्सरसाइज सी देखेंगे। यहाँ पर हमारा मिक्स्ड अप क्वेश्चन होगा, एपी भी होगा जीपी भी होगा। तो यहाँ पर क्या बोला है देखो, 3 numbers are in AP and their sum is 21। 3 नंबर AP में है, उसका सम 21 है। इफ 1 5 15 आर एडेड टू देम रेस्पेक्टिवली दे फॉर्म ए जीपी। बोल रहे हैं अगर उन सारे नंबर में 1 5 और 15 हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो जीपी बन जाएगा, ठीक है, वो जीपी बन जाएगा। तो मुझे बोलो कौन सा आंसर होगा, हम लोग चेक करके देख सकते हैं। हम पहले यहाँ लिख लेते हैं एक्सरसाइज 6C, क्वेश्चन नंबर 1। तो हम ये ऑप्शन से ही हम लोग कर पाएंगे। हम पहले ऑप्शन पे चेक करते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 579। क्वेश्चन क्या बोला है देखो, ये 3 नंबर बोल रहा है एपी में अगर है तो इसका सम 21 होगा। पहले देखते हैं ये एपी में है कि नहीं, अगर है तो बाकी कंडीशन इस पे चेक करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं चेक करेंगे। एपी में है कि नहीं चेक करते हैं। 5 + 2 7, 7 + 2 9, हाँ एपी तो लग रहा है, ठीक है एपी तो है। अच्छा अब बोल रहा है अगर ये सारे नंबर्स का टोटल 21 होना चाहिए, तो देखते हैं टोटल 21 है कि नहीं। 5 + 7 + 9, तो 9 + 5 14, 14 + 7 ये 21 ही हुआ। अच्छा सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हुआ। अब बोल रहे 1 5 15 अगर इसमें ऐड करेंगे तो ये जीपी बन जाएगा। ऐड करके देखते हैं, 1 5 और 15 ऐड करने से बोल रहा है जीपी बन जाएगा। तो देखते हैं जीपी बनता है कि नहीं। तो यहाँ पर हो गया 6, 7 + 5 12, 9 + 15 24, ठीक है। अब चेक करते हैं जीपी बनता है कि नहीं। जीपी के लिए कॉमन रेशियो होना चाहिए
6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24। हाँ हो तो रहा है, तो ऑप्शन ए ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग का आंसर ऑप्शन ए ही होगा। ये देखो। अच्छा बाकी में क्या नहीं हो रहा है, पहले देखो ये एपी है कि नहीं वो तो चेक करो। 9, 5 और 7, तो 9 में अगर हम लोग -4 करते हैं तो 5 होगा। 4 5 6 7 8 9, हाँ। और 5 में अगर -4 करेंगे तो ये 7 कैसे होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ये एपी में है ही नहीं, तो फिर इस ये आगे मतलब इस पे बाकी चीज तो एप्लीकेबल होगा नहीं। 7 5 9 में देखते हैं, -2 करने से 5 होगा, और 5 में -2 करने से 3 होता है, जबकि ये 9 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। और डी फिर क्यों आंसर दे, क्योंकि जब हम लोग का ए हो ही रहा है तो ए आंसर हो जाएगा। तो मैंने ये दो भी दिखा दिया कि ऑप्शन से देख सकते हैं कि बाकी दोनों क्यों नहीं होगा। अच्छा इसके बाद बोला है द सम ऑफ, ये सीरीज दिया हुआ है, इसका सम कितना होगा ये पूछ रहा है। अच्छा 1/3 डॉट डॉट करके प्लस 1/3 टू दी पावर n-1 दिया है। अच्छा यहाँ पर n कुछ नहीं बोला है, देखो ये कैसा सीरीज है कैसे पता चलेगा। यहाँ पर n कुछ नहीं बोला है, n कितना है, लेकिन इसको यहाँ पर जो है एक डॉट डॉट करके दिया हुआ है। मतलब देखो हम ये बता रहे क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। डेटा कुछ ऐसा है 1 + 1/3 + 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब ऐसे करके हमें डेटा दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो अगर हमें लास्ट वाला टर्म, अगर ये देख के लग रहा है फर्स्ट टर्म ए है, लास्ट टर्म ये है, लेकिन लास्ट टर्म कहाँ तक है वो तो बोला ही नहीं है। एन का वैल्यू देना चाहिए था ना, अगर यही लास्ट टर्म है तो एन का वैल्यू भी तो हमें पता होना चाहिए था। तो हम लोग एन इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, यानी ये हम लोग का कैसा सीरीज हो जाएगा। भले ही ये हमें बोला नहीं कि इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है, लेकिन ये इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है। कैसे पता चल रहा है, बिकॉज हम लोग को लास्ट यहाँ पर दिख रहा है। एक्चुअली ये डॉट 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 आगे भी जाएगा, ये बीच का कोई टर्म बता दिया होगा यहाँ पर, मतलब ये पैटर्न बताया है। देखो ये एक्चुअली हमें पैटर्न बताया है। n-1 मतलब 3 के पावर में क्या जा रहा है, n-1, मतलब जितना नंबर टर्म है उससे एक कम माइनस हो रहा है। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म में 3 टू दी पावर 0 माइनस ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये देखो फर्स्ट टर्म में हम लोग का नहीं, जहां पर 3 है उसका बात हो रहा है। ठीक है, जहां पर 3 है उसका बात हो रहा है, ये फर्स्ट टर्म। इसमें देखो 3 टू दी पावर n-1 ये सेकेंड टर्म था। ठीक है, ये सेकेंड टर्म था। ये हम लोग का क्या है, थर्ड टर्म है। तो 3 - 1, देखो 3 टू दी पावर 2 - 1 करने से 1/3 हो जाएगा। 3 टू दी करने से 1/3 स्क्वायर, 3 टू दी पावर 4 -1 करने से 3 टू दी पावर 3। तो ये पैटर्न बता रहा है कैसे हो रहा है, लेकिन ये टर्म कहाँ तक जा रहा है कैसे खत्म हो रहा है इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। ना तो नंबर ऑफ टर्म बोला है, ना कितना तक जाएगा वो बोला है। तो ये हम लोग का इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर हम लोग सम निकालेंगे। इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन में बोल भी दिया है सम निकालो इसका। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, a डिवाइडेड बाई 1 - r। आज सिखाया मैंने ये वाला फॉर्मूला। तो इसमें a कितना है 1, ठीक है, फर्स्ट टर्म। और r कितना है, r का मतलब वही एनी टर्म डिवाइडेड बाई एनी टर्म, यानी कि 1/3 डिवाइडेड बाई प्रीवियस टर्म, तो 1/3 हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 2/3 यानी 3/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग का बी होगा, ऑप्शन बी 3/2 ये आंसर होगा, ऑप्शन 3/2 होगा। ठीक है, तो इसमें लेकिन समझना पड़ेगा, यहाँ बोला नहीं कि इनफाइनाइट सीरीज है, लेकिन सम निकालने के लिए बोला। ये बात तो क्लियर है, ये पैटर्न को बता रहा है, ये कोई लास्ट टर्म नहीं बता रहा है, ये पैटर्न बता रहा है कि कैसे करके 1/3 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब ये बन रहा है। ठीक है, और अगर लास्ट टर्म होता हमें जरूर बताता कि सम ऑफ इतने सारे टर्म निकालो, या फिर लास्ट टर्म इतना है ऐसा बताता। अभी तुम लोग जितना भी क्वेश्चन किए उसमें देखना, अगर ये लास्ट टर्म होता तो लैंग्वेज ऐसे होता कि सम
ऑफ इतने नंबर टर्म तक का जो है निकालो, ठीक है। जब कुछ बोला ही नहीं है कितने नंबर टर्म तक का हमें सम निकालना है, इसका मतलब इनफाइनाइट सीरीज है। नहीं तो बाकी तुम लोग कोई भी क्वेश्चन देखना जहां पर हमें सम निकालने के लिए बोला है फाइनाइट सीरीज का, वहां पर हमें जरूर बोलेगा ये देखो एन टर्म्स तक, ठीक है। मतलब ये सीरीज एन टर्म्स तक जाएगा, कुछ ना कुछ बोलेगा जरूर, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं बोल रहा है ना, तो इसका मतलब ये जो है ये हम लोग का सम जो है ये इनफाइनाइट सीरीज के लिए बनाया गया है। तो ये देखो ये स्पेशल है क्वेश्चन बोल सकते हो, इसमें समझना उतना जल्दी से नहीं जाएगा ये वाला, ठीक है। अब मैम थर्ड इसका नंबर आंसर नन ऑफ दिस दिया होगा, कितना दिया हुआ? नन ऑफ दिस दिया होगा। नन ऑफ दिस दिया हुआ है। मेरा तो 3/2 नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस डी दिया हुआ है। एक्सरसाइज 6 देखते हैं। हाँ 2 का तो डी दिया हुआ है। लेकिन ये इनफाइनाइट सीरीज का ही तो है, 3 1/3 नन ऑफ दिस बोल रहा है। फाइनाइट सीरीज तो होगा नहीं, क्योंकि कितना टर्म तक करें। अगर हम लोग इस पे ऐसे भी लगाते हैं ए सब एन इक्वल टू ए इंटू आर टू दी पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई r माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा? a का मतलब 1, r का मतलब हो गया 1/3 माइनस वन, लेकिन n कितना लिखे? n तो हमें पता ही नहीं है, तो यहाँ पर हो गया 1/3 माइनस वन। ऐसे करके सॉल्व तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, लेकिन n तो हमें पता नहीं है। n ही अगर रखेंगे, लेकिन ये सीरीज इनफाइनाइट ही तो है। इनफाइनाइट नहीं है क्या? ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग इसे, मुझे तो लगता है ये इनफाइनाइट ही है, या फिर ये एंड तक मान रहा है इसको 3 टू दी पावर। अच्छा ठीक है, इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं इसको यहाँ पर स्टार लगा देते हैं, हम एक बार देखेंगे, ठीक है। अगर ये इनफाइनाइट सीरीज नहीं है, वैसे इसके बाद डॉट डॉट तो दिया नहीं, अगर ये इनफाइनाइट सीरीज नहीं है तो ये ऐसे कैलकुलेट होगा, लेकिन यहाँ एन नहीं बताए तो एन रिलेटेड एन ही रह जाएगा। ऐसा हो सकता है ए इंटू आर टू दी पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। मुझे तो इनफाइनाइट सीरीज ही ये ज्यादा लग रहा है, क्योंकि इसमें एन तो पता ही नहीं कितना टर्म तक ऐड करना है। अगर नहीं बताता है तो हम लोग एटलीस्ट ये तो बताता है एन टर्म तक करना है। तो अगर ये ऐसे होगा तो इसका आंसर अलग हो जाएगा, ठीक है। हम ना एक बार कंफर्म कर लेंगे कि एक बार देखेंगे ठीक से कि इसको क्या करने से ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो एक बार इसमें रहने दो, नेक्स्ट दिन हम देखते हैं इसका, ये कंफ्यूजन रहने दो, देखते हैं क्या होगा। ऐसे करके अगर होगा तो एक काम करते हैं सॉल्व करके रख लेते हैं, फिर देखेंगे कि कौन सा परफेक्ट होगा। अब अगर इसको हम लोग ऐसे मतलब इनफाइनाइट सीरीज नहीं मानते हैं, जो नहीं मानने का एक रीजन ये हो सकता है इसके बाद यहाँ डॉट डॉट नहीं दिया है, लेकिन कितना टर्म तक ऐड करना है वो नहीं बोला, इसीलिए मुझे लग रहा है कि इनफाइनाइट सीरीज होना चाहिए। अब यहाँ पर a का वैल्यू तो 1 ही आएगा, r तो हम लोग का जैसा है वैसा ही 1/3 ही आ जाएगा, टू दी पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई 1/3 माइनस वन। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 1/3 टू दी पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस कितना हो जाएगा 1 - 3। तो ये 1 ये 3 टू दी पावर n, 1 - 3 टू दी पावर n डिवाइडेड बाई -2/3। 3/2 ऐसा। तो ये तो बहुत ही अजीब सा आ रहा है डेटा। ठीक है, इसको जैसा मैंने बोला एक बार रहने देते हैं, इसको देख लेंगे बाद में, ठीक है। नेक्स्ट जिस दिन क्लास होगा ना, बीच में तो पूजा का छुट्टी आ जाएगा, नेक्स्ट जिस दिन होगा जरूर याद रखो, ठीक है। हम बता देंगे कि कौन सा ठीक होगा, ठीक है। अब थर्ड वाला देखते हैं, ये इनफाइनाइट सीरीज का ही है। देखो इसमें कंफर्म है इनफाइनाइट सीरीज ही बोला है, तो इसमें निकाल लेंगे। इस यहाँ पर लिखते हैं, तो इनफाइनाइट सीरीज का देखते हैं कितना आता है। थर्ड नंबर पे एस ऑफ एन, सॉरी एस ऑफ इंफिनिटी ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। इसमें देखो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें इनफाइनाइट सीरीज ही बोल रखा है, और ये देखो उसके बाद प्लस डॉट डॉट दे रखा है। हाँ ये एक चीज हो सकता है, क्योंकि यहाँ प्लस डॉट डॉट ये है, यहाँ वैसा दिया नहीं है, तो हो सकता है ये इनफाइनाइट नहीं मान रहा है। लेकिन देखना पड़ेगा नन ऑफ दिस जो है उसमें क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। इसीलिए मैंने उसको थोड़ा सा पेंडिंग रख दिया। अब इसमें देखते हैं a 1 हो जाएगा, a
1 हो जाएगा, r हो जाएगा एनी टर्म बाय प्रीवियस टर्म, यानी 2/3 डिवाइडेड बाय 1, 2/3 ही होगा। 1 माइनस 2/3, 3/1, 3। देखते हैं इसका आंसर है कि नहीं। हाँ है, ऑप्शन बी है। ठीक है, इसका आंसर हम लोग का ऑप्शन बी आ रहा है। हाँ, ये तो मैच हुआ है, ऑप्शन बी। अच्छा, अब फोर्थ नंबर देखते हैं। चलो, बोल रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म ऑफ ए जीपी इज 5/3 एंड द सम ऑफ टू इंफिनिटी ऑफ द सीरीज इज 3, द कॉमन रेशियो। अच्छा, इस क्वेश्चन में बोला है कि एक जीपी सीरीज है जिसका फर्स्ट टू टर्म को ऐड करने से 5/3 मिलता है और इनफाइनाइट टर्म तक इसका एडिशन करने से 3 मिलता है। मतलब एस ऑफ इंफिनिटी जो कि a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर होता है, ये हम लोग को बता रखा है कितना, ये हम लोग को बता रखा है 3, ऐसे। ठीक है, अच्छा, और एक पॉइंट इस क्वेश्चन में बताया है कि सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स। ठीक है, मतलब सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर t1 प्लस t2, ठीक है, t1 प्लस t2, ये हम लोग को बता रखा है 5/3, और फर्स्ट टर्म को हम लोग a भी बोल सकते हैं, a प्लस t2 इक्वल टू 5/3, ऐसा बोल रखा है। पूछा क्या है, बोल रहा है कि कॉमन रेशियो यानी r निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो r निकालने के लिए बोल रहा है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, a इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग इसे पुट कर सकते हैं ना, ये देखो, ये a का वैल्यू यहाँ पुट कर दे, 3 इंटू 1 माइनस आर, और t2 का मतलब क्या होगा, a इंटू आर टू दी पावर 2 माइनस 1, तो सॉल्व होके कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। 3 माइनस 3r प्लस a का मतलब ये वाला, फिर से यही वाला आ जाएगा। अच्छा, तो पहले ही लिख लेने से बेटर होता, रुको, पहले ही लिखने से बेटर होता, नहीं तो ये मतलब कैलकुलेशन ज्यादा लगेगा। ठीक है, T2 का मतलब a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1, ये लिख लेते हैं ना तो समझने में आसान हो जाएगा। a इंटू आर, a इंटू आर, तो यहाँ से a कॉमन ले लो, 1 प्लस आर इक्वल टू 5/3, a इंटू 1 प्लस आर इक्वल टू 5/3, और a का मतलब 3 इंटू 1 माइनस आर, 1 प्लस आर इक्वल टू 5/3। अब r देखो, r कैसे करके निकाल सकते हैं। अच्छा, ये 3 को इधर सेंड कर देते हैं इधर। ठीक है, 1 प्लस आर, 5/3 इंटू 1/3 है तो 1/3 हो जाएगा, 3/1 है तो 5/9 हो गया। अच्छा, अब इसका कैलकुलेशन नहीं करके तुम लोग ऑप्शन से भी देख सकते हो। अगर कॉमन रेशियो 1/3 होता है तो 1/3 यहाँ पुट करने से ये आंसर आना चाहिए, ऐसे करके देख सकते हैं। लेकिन इसमें भी टाइम लगेगा, टाइम कम नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसे चेक करते हैं ऑप्शन के साथ, या फिर तुम लोग वो फॉर्मूला का यूज कर सकते हो जो मैंने तुम लोग को सिखाया, उससे जल्दी होगा। ये देखो, 1 माइनस आर 1 प्लस आर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो गया, तो 1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऐसे करोगे तो जल्दी होगा। ये देखो, तो 1 स्क्वायर का 1 होता है, आर स्क्वायर का आर होता है 5/9, -4। ठीक है, दोनों साइड से माइनस हटा देंगे तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3, प्लस माइनस 2/3 होगा। देखते हैं क्या ऑप्शन है आर के लिए। यहाँ पर प्लस माइनस 2/3 ऐसा ऑप्शन हमें दिया नहीं है, +2/3 दिया है, -2/3 दिया है। तो ऑप्शन हम लोग का एक्चुअली दोनों ही होना चाहिए। देखो, प्लस माइनस 2/3 दोनों से ही हम लोग का 4/9 आएगा, इसीलिए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी शायद, देखते हैं, हाँ, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों आंसर होगा। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, इस चैप्टर में तुम लोग देखोगे ऐसा हम लोग का ऑप्शन आ रहा है जहां दो दो ऑप्शन जो है आंसर में आ जा रहा है। और ये देखो, यहाँ पर हम लोग को मिल भी जाएगा 6 सी का, ये देखो, ऑप्शन बी और सी दोनों ही दिया हुआ है। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा कि दोनों ऑप्शन से हमें आंसर करना पड़े, कोई एक ही ऑप्शन होगा, क्योंकि वहां दो जगह पे टिक करने का कोई स्कोप नहीं होता है। तो ये अभी सॉल्व करने के टाइम एक्सरसाइज में दिया हुआ है, तुम लोग कर सकते हैं, बी सी दोनों ही आंसर आएगा। लेकिन इससे देखो, तुम लोग का एक जो है ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ +2/3 आंसर नहीं होगा, सिर्फ -2/3 नहीं होगा, प्लस माइनस दोनों ही होगा। ऐसे कर सकते हो या फिर ऑप्शन का यूज करके कर सकते हो। तो अब देखो, मैंने
मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट किया है। अब तुम लोग अपने हिसाब से कोई और मेथड से भी अगर चाहो तो कर सकते हो, मतलब ये सब्स्टिट्यूट करने का, जैसे मैंने यहाँ पर a को सब्स्टिट्यूट किया है, तुम लोग चाहो तो 1 माइनस r को भी कर सकते हो, लेकिन r को सब्स्टिट्यूट करने में काफी प्रॉब्लम होगा। तो देखो हम लोगों ने क्या किया, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था कि इसका वैल्यू 3 है, तो हम लोगों ने फॉर्मूले में इसको लिख दिया और बाकी तो कुछ पता नहीं था, तो a का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। a इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस आर, और t1 प्लस t2 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, t1 का मतलब a, t2 का मतलब a इंटू आर टू दी पावर 2 माइनस 1 यानी a इंटू ए आर। तो यहाँ से a कॉमन ले लिया तो ये बच गया, ठीक है। अब 1 प्लस a के जगह ये वाला पुट कर दिया, ये जैसे था 5/3 जैसे था वैसा लिख दिया, 3 को इधर हम लोगों ने भेज दिया तो ये 5/9 हो गया। अब इसका सॉल्व कर लिया फॉर्मूले में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नॉर्मली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी ए माइनस बी लिखते हैं, यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी से हम लोगों ने ये वाला लिख लिया, ठीक है, रिवर्स कर दिया। अगर ऐसा नहीं करना है तो तुम लोग को एक एक करके ऑप्शन के साथ चेक करना पड़ेगा कि 1/3, वैसे 1/3 से होगा नहीं, सेकेंड टाइम चेक करोगे तो शायद आंसर टैली होगा, मतलब ऑप्शन बी क्योंकि हम लोग का आंसर है। अच्छा, 5th नंबर देखते हैं। देखो अब मिसलेनियस क्वेश्चन थोड़ा सा लेकिन अलग टाइप होगा, उतना आसान नहीं होगा, बाकी अभी हम लोग प्रैक्टिस किए, यहाँ से हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिल जाएगा। 5th नंबर में देखते हैं क्या बोला है। PQR इन AP, बोल रहे PQR ये 3 डेटा जो है AP में है और XYZ ये GP में है, देन यहाँ पर बोला है ये x टू दी पावर q माइनस आर, ये तुम लोग को शायद पूरा नहीं दिख रहा होगा, हम लिख के दिखा देते हैं, y टू दी पावर r माइनस p, z टू दी पावर p माइनस q कितना होगा। तो मैंने बोला था थोड़ा सा लेवल अप होगा क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पर बोल रहा है PQR AP में है और एक पॉइंट बोल रखा है XYZ GP में। अच्छा, अगर हम लोगों ने ये चीज पढ़ा था कि अगर 3 टर्म एपी या जीपी में होता है तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये अगर नहीं भी याद है तो हम लोग ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। एपी का जो मेन यहाँ पर डिफरेंस का बात आता है दैट इज डी, और यहाँ पर कॉमन रेशियो आता है। एपी मतलब ही डिफरेंस, आर मतलब ही जीपी यानी कि कॉमन रेशियो। तो डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, इसी से तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना एपी, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। और आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है एनी टर्म बाय प्रीवियस टर्म, ये हम लोगों ने सीखा था। अब इसको यूज करके हम लोग ये जो है यहाँ पर एक इक्वेशन बिल्डअप कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं Q माइनस पी इक्वल टू, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Q माइनस पी इक्वल टू आर माइनस क्यू, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग Q माइनस पी करेंगे तो हम लोग का D आएगा, और अगर हम लोग R माइनस क्यू करेंगे तो भी हम लोग का D आएगा। तो अगर हम लोग लाइन बाय लाइन दो डिफरेंस निकाल लेते हैं तो सारी डिफरेंसेस सेम ही आएंगे, तो ये हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके देखो क्या आ जाएगा, Q माइनस पी इक्वल टू आर माइनस क्यू, Q इधर ट्रांसफर करेंगे P प्लस आर, 2Q इक्वल टू P प्लस आर, तो Q इक्वल टू P प्लस आर बाई 2, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लगा सॉल्व करने में, मैंने एक एक स्टेप किया, अदरवाइज डायरेक्ट ये भी लिखा जाता है, ठीक है, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। आर कैसे निकालेंगे, एनी टर्म बाय प्रीवियस टर्म, तो हम लोग पहले ये सेकेंड और फर्स्ट में जो है लिंक बनाएंगे, तो y बाई एक्स इक्वल टू, अब थर्ड और सेकेंड में करेंगे तो z बाई y करना है, एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। अब देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, ये निकल के आ गया, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। अब ये सब कैलकुलेट करके क्या फायदा है, देखो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है एक्स टू दी पावर क्यू माइनस आर, क्या बोला है क्वेश्चन, देखो बोल रहा है एक्स टू दी पावर, नहीं हाँ, एक्स टू दी पावर क्यू माइनस आर, आर माइनस पी और पी माइनस क्यू, आर माइनस पी और P माइनस क्यू। अच्छा, इसमें थोड़ा सा गलत है क्वेश्चन, इसको ठीक करो, ये Q नहीं होगा, ठीक है, ये Q नहीं होगा, ये चेंज होगा। देखो ये तुम लोग थोड़ा सा चेंज कर लो, अगर मैट है तुम लोग के सामने, ये चेंज होगा, Q माइनस आर नहीं होगा, ये गलत दिया हुआ है, ये हम लोग का होगा P माइनस क्यू, ठीक है, ये P माइनस क्यू होगा, ये गलत दिया हुआ है, सर्कल ऐसे जा रहा है P माइनस क्यू, आर माइनस पी और P
आर पी माइनस क्यू दिया हुआ है, एक सेकेंड मैंने इसको रेक्टिफाई तो किया हुआ है, पी माइनस, ओ नहीं ठीक है सॉरी सॉरी ठीक है, क्यू माइनस आर ही रहेगा, सॉरी ठीक है, ये वाला मैंने गलत बता दिया, ये ऐसे ही रहेगा जैसे है, ठीक है, इस क्वेश्चन में नहीं है ये वाला पॉइंट। तो ये हम लोग का यहाँ पर दिया हुआ है, अब हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी हम लोगों ने क्या निकाला है, देखो हमें बोला था ये 3 टर्म एपी में है, ये 3 टर्म जीपी में है, तो इसमें क्या लिंक बन सकता है, एपी बनता है डिफरेंस से, जीपी बनता है कॉमन रेशियो से। तो हम लोगों ने फर्स्ट सेकेंड और सेकेंड थर्ड में लिंक करके डी और फर्स्ट सेकेंड और सेकेंड थर्ड में लिंक करके आर निकाल लिया। अब हमें इसका सोल्यूशन करके देना है, ठीक है। अच्छा, x टू दी पावर q माइनस आर बोला है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, x टू दी पावर q माइनस आर, ये कितना होगा, q माइनस आर को हम लोग क्या डिनोट कर सकते हैं, यहां से कुछ ना कुछ तो हम लोग लिख सकते हैं ना। ये देखो, ये जो q माइनस आर है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमें यहाँ पर ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि इसको हम लोग सॉल्व कर पाए, यही हम बोलना चाह रहे हैं। तो x टू दी पावर q माइनस आर है, q माइनस आर को इस लाइन पे अगर हम लोग इसको थोड़ा सा स्प्लिट करें तो q माइनस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू। देखो ये देखो, अगर यहाँ पर हम लोग इस लाइन को ऐसे ट्रांसफर करते हैं तो हमें एक लिंक मिलेगा, क्या, q माइनस आर का वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगा p माइनस क्यू, ठीक है। तो अगर हम लोग q माइनस आर को p माइनस क्यू से सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें p माइनस क्यू मिला, ठीक है। अच्छा, y टू दी पावर r माइनस पी रहने दो और z टू दी पावर p माइनस क्यू रहने दो, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट हुआ, दो पावर एक ही जैसा आ गया, x के पावर में भी जो है z के पावर में भी वही है, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स जेड होल टू दी पावर p माइनस क्यू। जैसे देखो x टू दी पावर 2 है और अगर y टू दी पावर भी 2 है तो हम लोग बोल सकते हैं एक्स वाई होल टू दी पावर 2, तो ये बेनिफिट हम लोग को मिला, ठीक है। इसको ट्रांसफर करके ये बेनिफिट मिला और y जैसा है उसको वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है, y टू दी पावर r माइनस पी। अच्छा, अब देखो यहाँ पर और क्या चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे, एक्स जेड जो है ये दिया हुआ है, अब देखो y का भी हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, वाई स्क्वायर मतलब है एक्स जेड, ठीक है, वाई स्क्वायर मतलब एक्स जेड है। अब हम लोग इसका यूज करेंगे, एक तो हमें एक्स जेड जो है टू दी पावर p माइनस क्यू मिल गया है, और y के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, y के जगह पे हम लोग लिखेंगे, ये देखो हम लोग को y के जगह पे भी लिख सकते हो या फिर दूसरा ऑप्शन भी है, ये देखो ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स जेड का मतलब वाई स्क्वायर है, तो एक्स जेड की जगह वाई स्क्वायर लिखो तो क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू इंटू वाई टू दी पावर r माइनस पी। ये क्यों कर रहे हैं, देखो ये हम लोग तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक सभी बेस एक जैसे नहीं हो जाते हैं। अगर ये सब अलग अलग रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो कोई डिजिट है नहीं कि 2 टू दी पावर 5 है, 3 टू दी पावर 9 है, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेंगे। हम लोग को क्या करना है, या तो सभी को x में ट्रांसफर कर लेंगे तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, या फिर सभी को y या फिर सभी को z में ट्रांसफर कर लेंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पर कोशिश करके हम लोग का सब y में आ जा रहा है, तो हम लोग इसका जो है y में ट्रांसफर करके कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अब देखो पावर अंदर और बाहर रहने से मल्टीप्लाई होता है, तो 2 टू दी पावर 2 इंटू पी माइनस क्यू और y टू दी पावर r माइनस पी हो गया, ठीक है। तो y टू दी पावर 2p माइनस 2q इंटू y टू दी पावर r माइनस पी। अब हम लोग इसको 2p माइनस 2q प्लस r माइनस पी करके कैलकुलेट करेंगे, पावर जो है वो ऐड हो जाता है, तो 2p माइनस पी पी हो गया माइनस 2q प्लस r, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है, देखो p माइनस 2q प्लस r, देखते हैं ऐसा कोई आंसर है कि नहीं, कहाँ चला गया, एक सेकंड, नहीं ऐसा तो कोई आंसर है नहीं, मतलब अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। तो मेरा एंड में क्या निकल के आया है, y टू दी पावर p माइनस 2q प्लस r, हम इसको लिखते हैं y टू दी पावर p माइनस 2q और प्लस r, इससे क्या हम लोग को कुछ मिलेगा, 2q का वैल्यू यहाँ दिख रहा है, ये देखो ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट 2q का मतलब होता है p प्लस r, इसका यूज करते हैं, यहाँ पर माइनस रहेगा, 2q के जगह लिखेंगे p प्लस आर, देखते हैं क्या कुछ सॉल्यूशन होता है, p माइनस पी माइनस आर प्लस आर,
तो ये सब कैंसिल आउट होके 0 हो गया। और लास्ट दिन ही मैंने एक बार बताया तुम लोग को कि एनी डेटा टू दी पावर 0 1 होता है, एनी डेटा टू दी पावर 0 1 होता है। तो देखो आंसर 1 यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर 1 यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये उतना आसान नहीं है। ठीक है, ये मिसलेनियस टॉपिक है ना, तो इसमें थोड़ा सा जो है डिफिकल्टीज लेवल होगा। तो ये देखो हम फिर से बताते हैं, थोड़ा कोशिश करोगे तो हो जाएगा। यहाँ पर एपी बोला था तो हम लोगों ने डी डिफरेंस से एपी बनता है तो उसी का यूज किया फर्स्ट सेकेंड और सेकेंड थर्ड टर्म में। सिमिलर वे में हम लोगों ने इससे जीपी में कॉमन रेशियो का यूज किया फर्स्ट सेकेंड और सेकेंड थर्ड को मिला के। तो हम लोग को एक लिंक मिला यहाँ, एक लिंक मिला यहाँ। ठीक है, मतलब ये ओवरऑल कैलकुलेट करते हुए हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है, अब कहां पर क्या यूज करना है तो हम लोग मिडिल मिडिल में देखते जाएंगे कहां पर क्या यूज कर सकते हैं। अब हमें ये गिवन था क्वेश्चन में, अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर हमें सॉल्व करना है, अब सॉल्व करके ना कुछ डेटा में आंसर आ सकता है, ये हमें ऑप्शन बता रहा है। ऑप्शन बोल रहा है 0 -1 1 और नन ऑफ दिस। मतलब हो सकता है कि नंबर में आंसर आए, मतलब कोई एक्स वाई जेड पी क्यू आर कुछ नहीं रहेगा, नंबर में आंसर आएगा या तो नन ऑफ दिस होगा। तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं नंबर में आंसर लाने का, चेक करके देख सकते हैं कि नंबर में आता है कि नहीं। अब नंबर में क्या कैसे आएगा, अगर ये हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जब अलग अलग बेस होगा तो सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे, तो बेस को कॉमन बेस में लाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x टू दी पावर q माइनस आर के जगह हम लोगों ने लिखा p माइनस क्यू। इससे क्या हुआ, p माइनस क्यू दोनों जगह पे हमें मिला तो हम लोगों ने उसका टू दी पावर p माइनस क्यू कर दिया, और x जेड का मतलब y स्क्वायर है, y स्क्वायर पुट कर दिया। ठीक है, p माइनस क्यू जैसा था वैसा, और ये डेटा जैसे चल रहा था यहाँ पर थर्ड लाइन तक वैसे ही चल रहा है। अब ये मल्टीप्लाई हुआ 2p माइनस 2q। ठीक है, ये तो हम एक एक स्टेप कर रहे हैं, तुम लोग अगर इसको स्किप करोगे स्टेप तो और भी जल्दी होगा। अब ये y दोनों हो गया। अब अगर सेम बेस है और मल्टीप्लीकेशन है तो पावर ऐड हो जाता है। मान लो यहाँ m है यहाँ n है तो y टू दी पावर m प्लस n होता है, पावर ऐड हो जाता है। तो पावर ऐड किया तो ये आंसर आया, और चेक किया तो आंसर तो ऐसा कुछ है नहीं। देखते हैं क्या और कुछ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं ना। 2q के जगह सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, 2q का मतलब p प्लस r। ठीक है, p प्लस आर दिया हुआ है तो 2q के जगह p प्लस आर सब्सटीट्यूट करने पे y का पावर में 0 आ गया और आंसर 1 आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, उतना आसान है नहीं, लेकिन तुम लोग कोशिश कर सकते हो। अब हम लोग 6th नंबर देखते हैं। देखो 6th नंबर में क्या बोला है, द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इन जीपी इज 70। बोल रहा है 3 नंबर जीपी में है और उसका सम है 70 इफ द टू एक्सट्रीम्स, मतलब दोनों साइड वाले नंबर, दोनों साइड के नंबर बाई मल्टीप्लाइड ईच बाई 4 एंड द मीन बाई 5। अच्छा, बोल रहा है कि मल्टीप्लाई अगर करते हैं 4 से और जो मीन है उसको 5 से, द प्रोडक्ट आर इन एपी। तो प्रोडक्ट बोल रहा है एपी हो जाएगा, द नंबर्स आर। ठीक है, तो देखो कौन कौन सा नंबर होगा वो हमें चेक करना पड़ेगा, तो हम लोग इसको ऑप्शन के साथ कर सकते हैं। 6th नंबर का ऑप्शन ए, डेटा क्या क्या दिया है 12 18 और 40। तो पहले एक बार फिर से क्वेश्चन देखो, बोल रहा है द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इन जीपी 70 इफ टू एक्सट्रीम्स मल्टीप्लाइड ईच बाय 4 एंड द मीन, मतलब उनका मीन अगर जो है वो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोल रहा है प्रोडक्ट जो निकल के आएगा वो एपी में आएगा, द नंबर्स। तो नंबर्स तो एपी में है, तो सबसे पहला यहाँ नंबर्स सॉरी जीपी में है। ये तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बोला है ना कि नंबर्स जीपी में है और उसका सम 70 है, तो ये जितने भी ऑप्शन है वो नंबर के ऑप्शंस होंगे। तो जो यहाँ पर सीरीज जीपी में है वही हमारा आंसर होगा, ज्यादा कुछ चेक करने का ही जरूरत नहीं है। तो 12 से 18 कितना मल्टीप्लाई करने से होगा, तो 12 से 18 देखते हैं कितना मल्टीप्लाई करने से होता है। एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म करो, आर निकल के आएगा 1.5। अच्छा, क्या 1.5 में 18 मल्टीप्लाई करने से 40 होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, तो इसका मतलब ये आंसर हम लोग का नहीं होगा। ऑप्शन बी चेक करके देखते हैं क्या ये जीपी है। 10 20 40 लग तो रहा है जीपी है, 10 इंटू 2 20 इंटू 2 40 हो गया, तो ये जीपी में है। अच्छा, जैसे ये जीपी वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, अब हम लोग नेक्स्ट क्राइटेरिया देखेंगे। ठीक है, जीपी वाला देख लिया, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नंबर जीपी में है और उसका सम 70 होना चाहिए। देखते हैं 10 प्लस 20 प्लस 40, हाँ 70 तो हो रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या बोला है, इफ
इफ द टू एक्सट्रीम टर्म्स मल्टीप्लाइड ईच बाय 4, अगर दोनों एक्सट्रीम टर्म्स को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सट्रीम टर्म्स है 10 और 40, इसको अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन मतलब मिडिल होता है, मीन मतलब मिडिल होता है, और मीन टर्म को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यहाँ पर मीन का मतलब मिडिल होता है। तो बोल रहा है जो आंसर आएगा, देखते हैं कितना आ रहा है, जो आंसर आएगा वो बोल रहा है एपी हो जाएगा। तो देखते हैं, ये हो गया 100, 160। अब ये एपी हो रहा है कि नहीं देखते हैं, 40 प्लस 60 और ये प्लस 60, हाँ एपी भी हो रहा है। तो यही हमें बोला है, देखो कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी, अगर 3 नंबर जीपी में है उसका सम 70 होना चाहिए, दोनों एक्सट्रीम टर्म को 4 से और मीन टर्म को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एपी बन जाता है, ठीक है। द प्रोडक्ट्स आर इन एपी, अच्छा इसका प्रोडक्ट नहीं, द नंबर्स आर इन एपी होगा, ये प्रोडक्ट नहीं, द नंबर्स आर इन एपी होगा, ये थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, द नंबर्स आर इन एपी, द नंबर्स आर, नंबर क्या क्या होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा नंबर है। तो देखो ऑप्शन बी से हम लोग का सारा क्राइटेरिया फुलफिल हुआ, तो आंसर हम लोग का ऑप्शन बी होना चाहिए। अच्छा सी का भी हो सकता है क्योंकि ऑप्शन में ना दोनों ही दिया हुआ था, तो देखो हम एक बार सी से भी चेक करके दिखा देते, लेकिन एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा, एक ही आंसर होगा, 40 20 10, इसमें भी चेक करके देखो सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। ये देखो 40 में अगर 1/2 मल्टीप्लाई करोगे 20 होगा, 20 में 1/2 मल्टीप्लाई करोगे 10 हो जाएगा। तो फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, जीपी होना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया है कि अगर ये सबको ऐड करते हैं तो हम लोग का 70 आना चाहिए, ये तो आ रहा है, सेम ही डेटा है, देखो आ रहा है। अच्छा अब अगर हम लोग एक्सट्रीम टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और मीन टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो नंबर हम लोगों का जो है एपी में होना चाहिए। तो 160, 100 और ये हो गया 40, तो हाँ एपी में हो रहा है, ये देखो -60 और ये देखो -60 एपी में हो गया। तो ये सी भी हम लोग का आंसर होगा, यानी आंसर बी कॉमा सी होगा। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, ये हम बार बार बोल रहे क्योंकि कंफ्यूजन ना हो तुम लोगों को कि 2 आंसर कैसे देंगे, 2 आंसर देने का कोई जरूरत भी नहीं होगा। ये देखो यहाँ पर 6 नंबर का बी सी, ठीक है, अब यहाँ पर है तो हम लोग कर रहे हैं, बी सी दोनों ही आंसर होगा। अच्छा इसके बाद 7th नंबर देखो, बोल रहा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 15, 3 नंबर एपी में है जिसका सम 15 है। इफ 1 4 19 एडेड टू देम, अगर हम लोग उसमें एक एक करके 1 4 19 को ऐड करते हैं रिजल्ट जीपी हो जाएगा। नंबर्स कौन कौन सा है, तो नंबर्स तो ओरिजिनली एपी में है, तो इसमें से जो एपी नंबर होगा उसी में हमें आगे का क्राइटेरिया भी चेक करना चाहिए। तो 7th नंबर में हम लोग ऑप्शन के साथ ही चेक करेंगे, इसको और सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। 7 नंबर का पहला ऑप्शन 26, 5 और -16 चेक करते हैं ये एपी में है कि नहीं पहले। तो 26 से 5 कैसे जाएगा, -21 करके, 25 में अगर -21 करेंगे तो -16 होगा, तो पहला टर्म सेटिस्फाई हुआ, एपी हो रहा है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। और इसका प्रोडक्ट जो है वो 15 होना चाहिए, सॉरी सम जो है 15 होना चाहिए। तो 26 + 5 -16, तो 26 और -16 10 हुआ, 10 + 5 15 हुआ, सम 15 होना चाहिए। एंड 1 4 19 अगर ऐड करते हैं, इसमें 1, 26 में 1, 5 में 4, और अगर -16 में 19 ऐड करते हैं तो जो नंबर आएगा देखते हैं कितना आ रहा है, 27, 9 और ये हो जाएगा 3। तो बोल रहे हैं ये जीपी हो जाएगा, जीपी है कि नहीं चेक करते हैं। तो इसमें 1/3 मल्टीप्लाई करने से 9 होगा, 9 में 1/3 मल्टीप्लाई करने से 3 होगा। तो हाँ पहला ऑप्शन तो हम लोग का सारा मैच हो रहा है, जितना भी कंडीशन है, तो ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो रहा है। अब बाकी भी चेक करते हैं क्योंकि यहाँ पर डबल डबल आंसर हो सकता है। तो 7th नंबर का बी में देखते हैं, क्या है एपी में है कि नहीं, हाँ एपी में तो है। अच्छा टोटल 2 + 5 + 8 15, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया। अब नंबर में पहले में 1, सेकंड में 4 और थर्ड में अगर हम लोग 19 ऐड करेंगे तो बोल रहा है नंबर जीपी बन जाना चाहिए, देखते हैं जीपी बन रहा है कि नहीं। ये 27, 3 × 3, 9 × 3 जीपी हो रहा है, तो ये भी आंसर हम लोग का होना चाहिए, बी आंसर भी होना चाहिए। ए और बी देखते हैं 7th का ए बी दोनों दिया है कि नहीं।
एक बार चेक कर लेते। 7th का हाँ ए बी दोनों दिया है, सी नहीं होगा शायद, 3 ऑप्शन तो दिया नहीं है, लेकिन एक बार हम लोग चेक करके देख सकते हैं सी होगा कि नहीं। 5 से 8 -3, 8 से 2 -3 करने से 8 से 2 तो नहीं होगा, तो पहला बात है ये एपी नहीं है, तो आगे का कंडीशन चेक करके तो कोई फायदा है नहीं। तो 7th नंबर का हम लोग का आंसर 2 हो रहा है यहाँ पे। अच्छा 8th में फिर उसी टाइप का एक क्वेश्चन दिया है, एक्स वाई जेड जीपी में है, एक्स टू दी पावर पी, वाई टू दी पावर क्यू और जेड टू दी पावर ये सिग्मा दिया हुआ है, ठीक है, ये ऐसे साइन दिया हुआ है, इसको बोलते हैं सिग्मा। तो बोल रहा है देन 1/p 1/q 1/सिग्मा आर इन क्या होगा, एपी में होगा, जीपी में होगा, एपी जीपी दोनों में होगा, नन ऑफ दिस। समझाते हैं क्वेश्चन क्या बोला है, एक्स वाई जेड जीपी में है, पहले तो ये बोला है एक्स वाई जेड आर इन जीपी। अगर जीपी में होगा तो हम लोग जीपी को कॉमन रेशियो से डिनोट करते हैं, तो आर क्या होता है, जीपी का मेन है कॉमन रेशियो, तो आर होता है एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। ये लिखना बार बार जरूरी नहीं है, लेकिन हम तुम लोग को समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, वाई बाई एक्स जितना आएगा आर, और z बाई वाई का r, ये भी r डिनोट करेगा y बाई एक्स, और z बाई वाई भी r डिनोट करेगा, और r हमेशा इक्वल होता है कहीं पर भी देखो, तो ये इक्वल हो गया, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें बोला है कि x टू दी पावर p इक्वल टू y टू दी पावर q इक्वल टू z टू दी पावर सिग्मा है, ठीक है। तो x टू दी पावर p इक्वल टू y टू दी पावर q इक्वल टू z टू दी पावर सिग्मा है, ये बता रहा है, ये तीनों डेटा इक्वल है। तो बोल रहा है बताओ कि 1/p 1/q 1/, क्वेश्चन ये बोल रहा है अगर ये सब कंडीशन है तो 1/p 1/q और 1/सिग्मा ये कितना होगा, ये हम लोग को बताना है। अब ये किस में होगा, मतलब कितना होगा वैल्यू नहीं, क्या ये एपी या जीपी या फिर एपी जीपी दोनों में से कोई, दोनों ही होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा, ये हम लोग को बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, यहाँ से कुछ ना कुछ हमें मिलेगा एक्स जेड, ठीक है, ये एक्स जेड कर लिए। अच्छा अब ये जो दिया हुआ है इसका यूज करेंगे, एक्स टू दी पावर पी वाई टू दी पावर क्यू इक्वल टू जेड टू दी पावर सिग्मा दिया हुआ है, ठीक है। ये सब इक्वल है, तो अगर एक्स टू दी पावर पी का कोई वैल्यू होगा, जितना भी होगा, वाई टू दी पावर क्यू का भी, अगर मान लो इसका वैल्यू 10 है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। अगर इसका वैल्यू 5 आया सपोज, या 105 ही आया, तो ये सब 105 ही होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ये सबका वैल्यू जो है एक ही होगा, यानी के मान सकते हैं, के मान लो कुछ और मान लो, के यानी कांस्टेंट, ये सबका वैल्यू एक ही होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगा, मतलब चेंज नहीं होगा। एक्स टू दी पावर पी भी जितना होगा, वाई टू दी पावर क्यू भी उतना ही होगा, और जेड टू दी पावर सिग्मा भी उतना ही होगा, यानी हम लोग इसको कोई भी एक वैल्यू से डिनोट कर सकते हैं के। और इससे हम लोग ये बोल सकते हैं, ये देखो, इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक्स टू दी पावर पी का वैल्यू भी के है, वाई टू दी पावर क्यू का वैल्यू भी के है, और z टू दी पावर सिग्मा का वैल्यू भी k है, ये इंडिविजुअली बता दिया। अब इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, k टू दी पावर 1/p, जब पावर इधर से उधर जाता है तो अगर p है तो 1/p हो जाएगा, 1/p हुआ तो p हो जाएगा। अब ऐसा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को बोला है 1/p 1/q और 1/सिग्मा के बारे में बताने की, वो AP में होगा कि GP में होगा, या दोनों ही होगा, या दोनों में से कोई भी नहीं होगा। तो देखो 1/p फॉर्मेट आ रहा है ऐसे सॉल्व करने पे, तो k टू दी पावर 1/q हो गया, z इक्वल टू k टू दी पावर 1/सिग्मा हो गया, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, एक्स, ये देखो यहाँ पर हमें मिला वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, पहले वाले डेटा से हमें कुछ मिला हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। अब वाई स्क्वायर, वाई मतलब कितना, के टू दी पावर 1/q, इसका होल स्क्वायर करेंगे, एक्स का मतलब के टू दी पावर 1/p, वाई का मतलब यहाँ पर ये जेड है, एक्स जेड, सॉरी ये गलत लिखा है मैंने, ये एक्स जेड है, देख लो जेड है, ठीक है। तो z को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, k टू दी पावर, ये देखो 1/सिग्मा, ठीक है। अब यहाँ पर पावर अंदर है और बाहर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर k बेस पावर ऐड हो जाएगा 1/p प्लस 1/सिग्मा, k टू दी पावर। अब दोनों साइड से k हटा दो, तो इधर हुआ 2/q और इधर बचा 1/p प्लस 1/सिग्मा, ठीक है, 1/p प्लस 1/सिग्मा। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/q प्लस 1/q, आराम से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये 1/q
माइनस अगर 1/p लिखेंगे और 1/सिग्मा माइनस अगर 1/p लिखेंगे तो ये हम लोगों का एपी में बन जाएगा। क्योंकि एपी देखो हम लोग को क्या बोला था, हम लोग को बोला था यहाँ पर क्वेश्चन में कि ये तीनों डेटा क्या एपी में या जीपी में है या फिर दोनों में। अगर ये एपी में होगा तो डिफरेंस से हम लोग इसे डिनोट करते, डी का मतलब क्या हो जाएगा, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, फिर इधर देखो एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। अगर फर्स्ट सेकेंड और सेकेंड थर्ड में हम लोग कंपेयर करते हैं तो देखो वही निकल के आया है हम लोगों का यहाँ पर 1/q माइनस 1/p, ये देखो 1/q माइनस 1/p और उसके बाद 1/सिग्मा माइनस, अच्छा ये q होगा, मैंने गलती से p लिखा हुआ है, ये देखो ये p तो मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, इधर एक q ट्रांसफर होगा 1/q माइनस 1/p, ये p इधर चला गया और 1/सिग्मा माइनस 1/q। तो ये क्राइटेरिया फुलफिल हुआ, मतलब ये एपी में है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर हम लोग का क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए होना चाहिए। 8th का हम लोग का आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब तुम लोग को पहले इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज नहीं होने पे, मतलब ये प्रैक्टिस से होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हमें बोला था XYZ जीपी में है, तो जीपी में है तो R से रिप्रेजेंट होगा, एनी टर्म बाय प्रीवियस टर्म, एनी टर्म बाय प्रीवियस टर्म, ये दोनों को फॉलो करके हम लोग को मिला एक रिलेशन y² इक्वल टू xz। अब ये हमें गिवन था, ये डेटा हमें गिवन था और बोला था ये जो है क्या ये एपी में है या फिर ये जीपी में होगा या फिर दोनों में होगा या फिर किसी में भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो गिवन डेटा था उसको हम लोगों ने यूज किया। गिवन डेटा के हिसाब से अगर इसका वैल्यू जितना है, इसका और इसका सभी का एक ही जैसा वैल्यू होगा, जिसको हम लोगों ने के से डिनोट किया। अब इंडिविजुअली बोल सकते हैं अगर तीनों के है तो ये भी के है, ये भी के है, एज वेल एज ये भी के है। तो उसी चीज को देखो मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक है, अब जब हम लोगों ने पावर को इधर ट्रांसफर किया तो 1/p 1/q 1/सिग्मा का कंसेप्ट हमें मिला, जिसकी बेसिस पे हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब ये जो लिंक है इसका यूज करना पड़ेगा, y² इक्वल टू xj। तो y का मतलब कितना हो जाएगा, k टू दी पावर 1/q का होल स्क्वायर, x का मतलब k टू दी पावर 1/p और z का मतलब k टू दी पावर 1/सिग्मा। अब दोनों बेस में पावर ऐड हो जाएगा और इसमें देखो पावर मल्टीप्लाई हो गया, k दोनों साइड से हट गया, 2/q को 1/q लिख दिया और q देखो क्योंकि हमें ये 1/p 1/q और 1/सिग्मा का प्रेजेंटेशन करना है, 1/q नहीं आ रहा है, लेकिन इसको अगर हम लोग स्प्लिट करके लिखेंगे तो ये 1/q में रिप्रेजेंट हो गया और थोड़ा सा अरेंज करने से एपी पैटर्न ले लिया, तो इससे हमें आंसर मिल जाएगा कि ये एपी में है। ठीक है, लेकिन हाँ बात ये है कि ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखना पड़ता है कि कैसे इसका स्टार्टिंग करें। ये एकदम देख के तुम लोग कर लोगे ऐसा हम नहीं बोल सकते, तुम लोग को इसको प्रैक्टिस करने से समझ में आएगा कि ऐसा क्वेश्चन में हमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या रखना है, क्या कैसे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, बाकी प्रैक्टिस के साथ साथ हो जाता है। अच्छा, इसके बाद देखो 9th नंबर बोल रहा है इन द इफ द टर्म 2x x plus 10 and 3x plus 2 be in AP the values of x। बोल रहा है अगर ये सारे टर्म AP में है तो x का वैल्यू क्या होगा। तो ऑप्शन के साथ भी देख सकते हो कि अगर ये AP में है तो ऑप्शन पुट करके देखो, 7 पुट करेंगे तो 14 हो जाएगा, यहाँ 7 पुट करेंगे तो 17 हो जाएगा, ये 7 इंटू 3 21 प्लस 2 23 हो गया। क्या ये एपी में हो रहा है, यहाँ पर 3 ऐड करते हैं, यहाँ 3 ऐड करने से 23 नहीं आएगा, तो ये 7 तो नहीं होगा। 10 का चेक करते हैं, 10 इंटू 2 20, 10 प्लस 10 20, 30 प्लस 2 32, 30 प्लस 2 हाँ 32, तो 10, ये 10 ऐड करने से, ये हम लोग का 10 ऐड करने से नहीं होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी से देखते हैं, ऑप्शन ए भी दोनों ही नहीं हुआ, ऑप्शन सी से देखते हैं। 6 इंटू 2 12, 6 इन प्लस 10 यानी कि 16, ये x का वैल्यू पुट करें, 6 इंटू 3 18 प्लस 2 यानी कि 20, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 4 20 हो गया। इसका मतलब ऑप्शन सी हम लोग का आंसर होगा। तो 9th का आंसर हो गया ऑप्शन सी। देखो आसान आसान क्वेश्चन भी है। x का वैल्यू अगर 6 होगा तो ये वैल्यूज जो गिवन है वो एपी में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक बार लिख के दिखा देते हैं, 2x x प्लस 10 और 3x प्लस 2, ये सी ऑप्शन 6 से सेटिस्फाई कर रहा है। 12 6 प्लस 10 और 18 प्लस 2। ठीक है, ये हम लोग का तब एपी सीरीज में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी होगा। 10th नंबर देखते हैं।
यही वाला हम लोग लास्ट करेंगे। बोल रहा है इफ ए बी द एएम, ए अगर एक एरिथमेटिक मीन है ऑफ टू पॉजिटिव unequal quantities x and y and g be their gm then। अच्छा, ये देखो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर am यानी एरिथमेटिक मीन का मतलब होता है एवरेज होना, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर दो नंबर्स है, पहला बात है दो नंबर्स है अनइक्वल, और ये देखो अनइक्वल नंबर्स है और यहाँ पर बोल रहा है पॉजिटिव भी है, नंबर है अनइक्वल और पॉजिटिव। क्या क्या है, एक एक्स है दूसरा वाई है। अच्छा, इन दोनों का अगर एरिथमेटिक मीन करेंगे तो बोल रहा है ए निकल के आएगा, और जियोमेट्रिक मीन करेंगे तो जी निकल के आएगा, ठीक है। अब एरिथमेटिक मीन जियोमेट्रिक मीन कैसे होता है ये हम बता देते हैं। ये देखो, एरिथमेटिक मीन का मतलब सिंपल एवरेज करना, तो दो नंबर का एवरेज कैसे निकालते हैं, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। एरिथमेटिक मीन का मतलब होता है दो नंबर का एवरेज करना, को ऐसे करके डिनोट किया जाता है। ये तुम लोग को पता है, ये दो नंबर है तो दो नंबर डिवाइडेड बाई, ठीक है। अच्छा, तो एरिथमेटिक मीन का वैल्यू ए बताया है, तो ए इक्वल एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई। अब जीएम कैसे निकालते हैं, जीएम का मतलब होता है नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन टू दी पावर 1 बाई जितने सारे नंबर है तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं एम का मतलब, ये देखो एवरेज, एरिथमेटिक मीन का मतलब एवरेज, मतलब यार लिख के क्या दिखा है, ठीक है। हम एक एग्जांपल से भले ही बता सकते हैं। एरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन अगर निकालना है हमें 8 और 2 का सपोज, तो 8 + 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी 10/2 यानी कि 5, जो तुम लोग बचपन में एवरेज निकालते हो वही होता है एरिथमेटिक मीन। और जियोमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे, 8 × 2, जियोमेट्रिक मीन मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं ना जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो मल्टीप्लीकेशन का बात होता है 1 बाई जितने सारे नंबर है, दो नंबर है तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 16 टू दी पावर 1/2, तो 2 टू दी पावर 4, 1/2 यानी कि 2 टू दी पावर 2, और ये 4 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। यही चीज हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो जीएम यानी जी हो गया एक्स वाई। अब इसको रूट भी लिख सकते हैं, एक्चुअली रूट जो है उसमें जब कुछ लिखा नहीं जाता है तो वो 1/2 ही बताता है, ठीक है। ये मैंने तुम लोग को पहले भी बोला है, अभी फिर से एक बार बोलते हैं। जैसे देखो √4, इसका मतलब ये 2 कैसे होता है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है मतलब 2 है, तो 4 टू दी पावर 1/2 को ही हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन 2 नहीं लिखते हैं नॉर्मली। 2 के जगह कुछ और होता है तो जरूर लिखते हैं, 3, 4, 5 ऐसे होता है तो लिखते हैं, लेकिन सेकेंड रूट को नहीं लिखा जाता है। यही रूल्स है, मतलब नॉर्मली यूज नहीं करते इसके लिए 2 लिखना, ठीक है। 2 का मतलब वो ऑटोमेटिकली कुछ नहीं है, मतलब 2 ही है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर बोला क्या है, देखो यहाँ पर हमें बोला है जी निकाल लिया हम लोगों ने, जी का वैल्यू इतना निकल गया। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो बोल रहा है कि यहाँ पर कंडीशंस दिया है, कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ए लेस देन जी होगा, ए ग्रेटर देन जी होगा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी होगा, ए लेस देन इक्वल टू जी होगा। अच्छा, ये हम लोग कैसे पता करेंगे, देखो मैंने तो एग्जांपल लिया ना, यहाँ पर एम जो है ये ग्रेटर देन जीएम हुआ, ठीक है। और वैसे भी अगर x + y, तुम लोग इसको ही अगर x और y मान लेते हो, ठीक है, जिसको भी x y मानना है मानो 2 या 8 को, तो हमेशा ये रूल्स है कि am जो है वो ग्रेटर देन gm होता है, ठीक है। ये एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स का कंसेप्ट है, यहाँ पर दे दिया है am हमेशा ग्रेटर देन gm होता है अगर डिस्टिंक्ट नंबर है, और am जो है इक्वल gm होता है अगर सेम नंबर है। जैसे मान लो ये अगर दोनों ही 8 होता या 2 होता तो am इक्वल टू जीएम होता। देख लो, जैसे 2 + 2 4/2 2 होगा, और 2 × 2 टू दी पावर हाफ, तो वो भी 2 होगा। तो जीएम और एम में रिलेशन क्या होता है, देखो एम का वैल्यू हमेशा जीएम से ज्यादा होगा। कैसे पता चलेगा, ये देखो ये प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 करने से जितना भी आंसर आएगा इसका रूट करने से कम ही होगा। इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का रूट करोगे तो कम ही होगा ना वैल्यू। तो ये तो कैलकुलेटिव वे में भी हम लोग देख सकते हैं, या कोई एक एग्जाम्पल से भी तुम लोग इसे समझ सकते हो। बाकी ये स्टैटिस्टिक्स का पॉइंट है, स्टैटिस्टिक्स में जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग पढ़ते हैं वहां पर ये चीज डिस्कशन होता है कि एम हमेशा ग्रेटर देन जीएम होता है। इक्वल कब होगा, जब नंबर्स अलग नहीं होंगे, सेम नंबर होंगे, डिस्टिंक्ट नंबर नहीं होते हैं, तब एम इक्वल टू जीएम होता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट तुम लोग चाहो तो खुद से एक बार लिख सकते हो, अदरवाइज स्टैटिस्टिक्स में तो हम लोग करते ही हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का 10th नंबर तक हो गया। इसके बाद हम लोग का 11 से 30, ठीक है। 11 से 30 के बाद है कुछ नहीं, चलिए 11 से 30, 11 से 30 नंबर तक हम लोग
तुम लोग चेक करके होमवर्क करने के लिए कोशिश कर सकते हो, देखो अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो हम करवाएंगे। आज यहाँ तक ही कर। मैम टेस्ट पेपर टा पाठिए दियो।